हेलो बच्चों, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस। ये 45 क्वेश्चंस मॉडर्न फिजिक्स एंड 1D के रहने वाले हैं। मॉडर्न फिजिक्स के चारों चैप्टर, डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर एंड साथ में एक चैप्टर 1D रहने वाला। ये 5 चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं। आपको खुद से एक बार सॉल्व करके देखना है। अगर खुद से ये क्वेश्चंस बनते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको देखकर सीखना है और फिर नोट करना है। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करके आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 to 8 क्वेश्चन एक साथ है। अगर हम पहले क्वेश्चन को समझेंगे तभी 8 क्वेश्चन हम बना पाएंगे, तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है। कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, इसमें लिखा हुआ है द XYZ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। कोई पार्टिकल है, उसका XYZ कोऑर्डिनेट दिया गया है, मतलब उसका पोजीशन बताने का ट्राई किया गया है कि X और YZ तीनों में कहां पर है। तो ये पोजीशन दिया गया है, तो हम फिजिक्स में, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, फिजिक्स में x को i कैप बोलते हैं, y को j कैप बोलते हैं और z को k कैप बोलते हैं। x का वैल्यू दिया गया है, देखिए t क्यूब माइनस t, y का वैल्यू दिया है 4t स्क्वायर और z का वैल्यू दिया गया है 60। ये दिया गया है। अगर मैं चाहूं तो इन तीनों को एक साथ भी लिख सकता हूं एज अ फॉर्म ऑफ वेक्टर, तो इसको हम पोजीशन वेक्टर बोल देंगे क्योंकि पोजीशन दिया गया है। तीनों के एक साथ लिखने के लिए मुझे x को बताने के लिए i कैप लगाना पड़ेगा, y को बताने के लिए j कैप लगाना पड़ेगा और z को बताने के लिए k कैप लगाना पड़ेगा। और इस तरह ये बन जाएगा पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि जब भी कोई पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करता है चलना तो पोजीशन वेक्टर को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कह सकते हैं। तो ये पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इतना क्लियर हुआ। अब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एक बार डिफरेंशिएट करने से, जब भी हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको वेलोसिटी मिलता है। एक बार डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी मिलता है। तो टी क्यूब को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्यूब का 3 सामने आएगा और एक कम हो जाएगा, टी स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ टी है तो इसका हो जाता है 1। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आई कैप, हमारा सॉल्व हो जाएगा। वैसे ही हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 8t। वैसे 60 को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 6। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, ds/dt करते हैं, तो वेलोसिटी मिलता है और एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको मिलता है एक्सेलरेशन। तो एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। तो एक्सेलरेशन के लिए करते हैं तो 2 सामने आ जाता है तो 6t हो जाता है। और अगर कांस्टेंट है, जैसे 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा आई कैप। 8t का 8 बचेगा, t हट जाएगा और 6 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमें एक्सेलरेशन का भी इक्वेशन मिल चुका है। एक्सेलरेशन का भी इक्वेशन हमको मिल चुका है। हमको एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिल चुका है, हमको वेलोसिटी का इक्वेशन मिल चुका है और हमको मिल चुका है ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको पहले क्या करना है, अगर आपको एस पता होगा तो वी और ए निकाल लेना, इससे काम आसान हो जाता है। तीनों निकाल लिए, तीनों निकालना बहुत आसान है। एक एक बार डिफरेंशिएट करना था, कोई खास चीज है नहीं। कभी भी प्लस माइनस रहता है तो पहले एक टर्म को करो, फिर उसके अंदर घुसे सेकंड टर्म को करो। प्लस माइनस में ऐसा करना होता है। अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता, लेकिन ये प्लस माइनस में तो सीधा डिफरेंशिएट कर लिया हम लोगों ने। ओके, अब पहले नंबर के क्वेश्चन में बोला डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। दूसरे सेकंड में डिस्टेंस बताओ बोल रहे, तो कुछ नहीं करना है। पहले मैं इसके पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन लिख लेता हूँ। s क्या है भाई, t क्यूब माइनस t आई कैप प्लस 4t का स्क्वायर j कैप प्लस 6t k कैप, ये दिया हुआ है। अब t इक्वल्स टू 2 सेकंड बोला गया, t इक्वल्स टू क्या बोला गया 2 सेकंड। अब t इक्वल्स टू 2 सेकंड बोला गया तो इसका t इक्वल्स टू 2 सेकंड रख देते हैं जहां जहां t है। तो यहाँ पर 2 टू द पावर 3, 2 का पावर 3 रख देते हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा आई कैप प्लस 4 टू द पावर 2 इंटू में आ जाएगा यहाँ पर, और 6 इंटू 2 के कैप। जहां जहां t था वहां वहां मैंने क्या रख दिया है, वहां पर मैंने 2 रख दिया। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो s इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो और सॉल्व करने से 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हर बच्चे को पता होता है 8 होता है। 8 माइनस 2 आई कैप प्लस 4 इंटू 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा j कैप और 6 इंटू 2 12 k कैप। कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस t का वैल्यू रख के सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखिए ध्यान से, तो क्या आ जाता है अभी देखते हैं। तो ये हो जाएगा 6 आई कैप प्लस 16 j कैप प्लस 12 k कैप। ये हमारा पोजीशन वेक्टर आ गया वहां पर के जब t को 2 सेकंड था। अब ये देखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। डिस्टेंस मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का ट्राई करते हैं क्या होगा, एक बार फटाक से निकालते हैं मैग्नीट्यूड। तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे हम लोग मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं इसी का। तो ये अगर मैं ऐसे रखूं तो s का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं इसमें मॉड लगा देता हूँ
और आप सबको पता होगा कैसे निकालते हैं। तो अगर मुझे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मुझे 6 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर ऐसा मुझे करना पड़ेगा। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। आपको थोड़ा सा स्क्वायर पता होना चाहिए। 16 का क्या होता है, तो 16 का स्क्वायर होता है, आपको 20 तक स्क्वायर पता होना चाहिए, 256। और 12 का होता है 144। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। चलो ऐड करते हैं। तो 6 4 10 और ये 16 लास्ट में आ गया 6। यहाँ पर 5 4 9 9 और 3 9 और 3 हो जाएगा हमारा 12 12 और एक 13 13 का 1 बच गया यहाँ पर। तो 2 और एक 3 और एक 4 436 और किस में आएगा, मीटर में। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आपको इसके साथ ही समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ पार्टिकल एट 2 सेकेंड। इसी दूसरे सेकंड पर ही इस पार्टिकल की स्पीड क्या है, कौन सी स्पीड में है। तो वेलोसिटी का मॉड कर देंगे तो जो मैग्नीट्यूड आएगा वही इसका स्पीड। तो अब मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन में t = 2 रखना है। अब मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन में t = 2 रखना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, ध्यान से देखिए। मुझे स्पीड बोला गया है t = 2 सेकंड पे। ठीक है, अब मैं इसके फॉर्मूले को पहले लिख लेता हूँ। v वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 3t² - 1 i कैप प्लस 8tj प्लस 6k कैप। ये तीनों का वैल्यू रख लिया मैंने i j k का। अब आते हैं t = 2 रखते हैं। तो जब मैं यहाँ पर 2 रखूंगा 3t², तो 2 2 क्या हो जाएगा 4। देखिए t² रखूंगा, जब मैं v के फॉर्मूले में t की जगह 2 रखूंगा तो यहाँ पर t², तो t² की जगह क्या आ जाएगा 4 4 3 12 12 में गया 11, यहाँ पर आ जाएगा 11 i कैप प्लस 8 2 16 16 j कैप प्लस 6 k कैप। यहाँ तक क्लियर हुआ, 6 k कैप आ गया। अब इसको हम लोग अगर मुझे इसका स्पीड निकालना है तो मुझे इसका वेक्टर फॉर्म करना पड़ेगा। तो हमको पता है कि जब मैग्नीट्यूड निकालना है तो मुझे इसमें मॉड लगाना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में। तो हमको पता है कि क्या करना पड़ता है, तो हमको 11 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर यही करना है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 11 के स्क्वायर क्या होता है 121, आपको पता होना चाहिए। 11 का स्क्वायर 121 होता है। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 256 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या होता है देखते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो बस जोड़ना है 6 6 12 1 13 13 का 3 हासिल आया 1 5 3 8 8 2 10 11 हासिल आया 1। ठीक है, उसके बाद 2 और एक 3 और एक 4 413। और ये भी किस में होगा, मीटर में, क्योंकि सॉरी ये स्पीड है तो मीटर पर सेकंड में, स्पीड है तो मीटर पर सेकंड में होगा और डिस्टेंस है तो मीटर में होगा। यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसी से रिलेटेड, अभी सब रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिटवीन 0 सेकेंड टू t = 2 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ, जो मेन क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको मैं छोड़ के बाकी सबको इरेज कर रहा हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, इसमें है t0 से t2 सेकंड के बीच एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई, इसको हमको पता होना ही चाहिए, कुछ नहीं, जो दिया हुआ उसी को लिखा है। v एवरेज हमको पूछा गया है, तो v सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। v एवरेज इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये होता है हमारा v एवरेज। ठीक है,
अब हमको ये देखना है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है t0 से t2 सेकंड तक। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका है कि पहले दूसरे सेकंड पर देख लो पोजीशन क्या है, और इसी को देख लो आप 0 सेकंड पर पोजीशन क्या है। दूसरे सेकंड के t2 सेकंड बोला है और 0 सेकंड बोला है, तो दोनों समय को रख दिए, दोनों पोजीशन को माइनस कर दिए। पोजीशन को माइनस करने से डिस्प्लेसमेंट निकलता है, पोजीशन को माइनस करने से डिस्प्लेसमेंट निकलता है। पोजीशन वेक्टर मुझे पता है, मैं वहां पर वैल्यूज रखूंगा, दोनों को माइनस करूंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। अपॉन टोटल टाइम बोले तो टाइम टोटल कितना हुआ है, 0 से 2 सेकंड मतलब कितने का टाइम इंटरवल है, 2 सेकंड का। यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ से हम वी एवरेज निकाल रहे हैं। ओके, अब दूसरे सेकंड पर क्या होगा देखिए, तो एस का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, एस का इक्वेशन। अब हम फिर से वही चीज नहीं करेंगे, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही एस का दूसरे सेकंड पर वैल्यू निकाला था। 2 3 टाइम्स है तो 8 माइनस 2 6 आई कैप, 6 आई कैप प्लस 2 को रख दिए तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 जे कैप, 6 इंटू 2 12 के कैप, ये हो जाएगा हमारा। माइनस 0 सेकंड पे, तो 0 सेकंड पे देखिए 0 0 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप, तो इसको 0 बस लिख देते हैं, ये 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 लिख देते हैं। तो यहाँ से वी एवरेज निकाल रहे हैं हम। क्या निकाल रहे हैं, वी एवरेज वेलोसिटी। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को माइनस करने से डिस्प्लेसमेंट निकलता है। फाइनल वाले को पहले लिखते हैं, इनिशियल को बाद में लिखते हैं। टोटल टाइम मतलब जितने का टाइम इंटरवल है तो 2 सेकंड का है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 0 का तो कोई मतलब है नहीं, 0 सब में माइनस होगा तो उतना ही वैल्यू आएगा। तो आर्बिट्री वेक्टर है, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 आई कैप, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 जे कैप। अगर नीचे में 2 पूरे के साथ है तो इंडिविजुअल डिवाइड करना पड़ता है। 6 से तो 3 आई कैप, 16 से है तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 जे कैप, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 के कैप। ये ऑप्शन जिस भी नंबर का ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है। और इसका यूनिट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। आपको यूनिट पता होना चाहिए कि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है 386, ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, द इंस्टेंटेनियस, थर्ड बन गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ओके, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में हमको एक्सेलरेशन पूछ रहा है। एक्सेलरेशन को हिंदी में बोलते हैं त्वरण। एकदम आसान है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में। मैंने शुरुआत में ही बोला है आपको v a निकाल लेना है, काम आपको बहुत आसान होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। ठीक, फोर्थ नंबर में हमको a पूछा गया एक्सेलरेशन, और हमको कब पूछा गया, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन देखिए, 6t आई कैप प्लस 8 जे कैप। तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन था 6t आई कैप प्लस 8 जे कैप। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, हमको बस यहाँ पर t की जगह 1 वैल्यू रख देना है। तो 6 इंटू 1 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, t की जगह 1 रखना है बस। ये हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन हो गया। 4th देखिए बहुत इजी है। अब आते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन में। हमें पूछा गया एवरेज वेलोसिटी t0 से t1 सेकंड के बीच। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है भाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th में। अपने से निकाल के देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या आता है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शंस को, तो आपको दिखेगा कि जो ऑप्शंस है उसमें कहीं भी वेक्टर फॉर्म में नहीं है। मतलब आपको एवरेज वेलोसिटी पहले निकालना है, देन उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5th में 0 से 1 सेकंड के बीच एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है। अभी मैंने आपको बताया था कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है अभी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5th। अभी मैंने बताया एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल
टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो हम मैंने बताया कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, कुछ नहीं करना। तो फाइनली कहां पर रहा होगा 1 सेकंड में, और कहां से स्टार्ट किया 0 सेकंड से, टोटल टाइम कितना लगा 1 सेकंड। तो यहाँ से वी एवरेज निकाल लेते हैं। तो 1 सेकंड में कहां पर रहा होगा, तो 1 1 रख के देखते हैं। 1 - 1 0 आई कैप प्लस 4 × 1 4 जे कैप प्लस 6 × t 6 के कैप। और जब t = 0 रखते, t 0 रखते तो सब 0 होते, तो माइनस क्या कर देते 0 डिवाइडेड बाय 1। तो क्या आ गया भाई हमारा वी एवरेज, तो वी एवरेज हमारा आ गया 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। अब हमको वी एवरेज का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी एवरेज का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मॉड लगाना पड़ता है। और इसमें क्या होता है हमारा कि जो आई कैप वाला है उसका स्क्वायर प्लस जो जे कैप का है उसका स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा 24 4 का स्क्वायर 16 प्लस 36। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई 2 3 4 5 52, और यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। बहुत इजी है, 5 क्वेश्चन बनाया जा सकता था, बहुत इजी है। बस ये पोजीशन वेक्टर से आपको वेलोसिटी वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर से एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना था। इसके बाद काम बहुत आसान है, बस इसको डिफरेंशिएट करना था एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि कौन से टाइम पर हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे की क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, मतलब इनका डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहा होगा। ध्यान से समझिए कि जब भी हमको फिजिक्स में परपेंडिकुलर कहता है, मतलब हिंदी में बोले तो एक दूसरे के लंबवत कहता है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, 0 होता है। तो हम फिजिक्स में ना जब भी ऐसा बोलता है तो इसका मतलब हम यही समझते हैं कि यहाँ पर ये बताना चाहता है कि v वेक्टर और a वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है। यही से हमारा आंसर निकलता है। बट क्वेश्चन ने बोला है कि t बराबर 0 को छोड़कर और कोई दूसरा आंसर होगा तो वो बताना है। लेट्स सी, ट्राई करते हैं क्या है। तो t का वैल्यू रखो तो 3t का स्क्वायर माइनस 1 आई कैप प्लस 8t जे कैप प्लस 6 के कैप। ये हमारा एक हो गया v का वैल्यू। अब यहाँ पर a का वैल्यू रखते हैं, तो a का वैल्यू है 6t आई कैप प्लस 8 जे कैप, ये है बराबर 0। आपको पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट में हम i का i से मल्टीप्लाई करते हैं, j का j से, और k का k से मल्टीप्लाई करते हैं। अदरवाइज अगर k के साथ k नहीं है, जैसे यहाँ पर k के साथ k नहीं है, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। चलो देखते हैं फिर। i का i से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3t का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 6t प्लस 8, और i हट जाता है, फिर 8t का j वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8t इंटू 8 बराबर 0। ठीक है, यहां से ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी t है, तो t कॉमन आ जाएगा बाहर। अंदर क्या बचेगा भाई 3t का स्क्वायर माइनस 1 6 प्लस 8 8 64 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा, देखो 18t का स्क्वायर माइनस 6 प्लस 64 इक्वल्स टू 0। तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, देखिए यहाँ पर t का वैल्यू क्या आ जाएगा। इसको अगर मैं फिर से लिखना चाहूं तो देखिए 18t का स्क्वायर और 64 में से 6 गया तो आ जाएगा 58 प्लस 58 इक्वल्स टू 0। देखिए ये t का वैल्यू तो 0 ही होगा, तो क्वेश्चन हमको पूछा नहीं है, इसको मैंने अलग कर लिया। और ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 18t का स्क्वायर प्लस 58 इक्वल्स टू 0। तो t का स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस 58 डिवाइडेड बाय 80। तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट माइनस 58 डिवाइडेड बाय 80। और हमारे फिजिक्स में जहां पर भी रूट के अंदर माइनस वैल्यू आता है, जहां पर भी रूट के अंदर माइनस वैल्यू आता है उसको हम इमेजिनरी बोलते हैं, मतलब कोई रियल वैल्यू हमको नहीं मिलेगा। अगर हमको कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगा मतलब हम बोल सकते हैं t का वैल्यू 0 होगा, तभी बस ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसमें एक ऑप्शन है नॉट पॉसिबल, वो हमारा आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है देखते हैं। तो बोला गया है कि
t इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमको एंगल बताना है वेलोसिटी वेक्टर का और एक्सेलरेशन वेक्टर का। चलो ट्राई करते हैं, आप भी एक बार ट्राई कीजिए। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान दीजिए, हम एंगल्स को कैसे बताते हैं, हम एंगल्स को कैसे बताते हैं फिजिक्स में। तो हम बोलते हैं कि cos थीटा इक्वल्स टू v का वेक्टर इंटू a का वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या, v का मैग्नीट्यूड इंटू a का मैग्नीट्यूड। ये ऐसा लिख सकते हैं हम, ऐसा लिख सकते हैं v का वेक्टर a का वेक्टर, ठीक है। और कौन सी टाइम पे पूछा है, t इक्वल टू 2 सेकंड पे पूछा गया है, t इक्वल टू 2 सेकंड पे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, t इक्वल टू 2 सेकंड पे, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने v वेक्टर और a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया था, v वेक्टर और a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया था। तो थोड़ा सा तो याद आ रहा होगा, तो हम लोगों का ये आया था 3t का स्क्वायर माइनस 1 6t, ऐसा दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया था। तो ये आया था 3t के स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। तो 3t के स्क्वायर माइनस 1 6t प्लस यहाँ पर 64t ऐसा आया था हमारा। यहाँ से हम लोगों ने फिर 6 वगैरह कॉमन निकाला था, ये आया था, ठीक है। अब हमको लेकिन यहाँ पर जो बोला है तो वो इंडिविजुअल निकालने बोला है, v का वेक्टर निकालो, a का वेक्टर निकालो, दोनों का मल्टीप्लाई करो। तो v का वेक्टर निकालते हैं जब t बराबर क्या होगा, 2 सेकेंड होगा। तो देखते हैं जब t बराबर 2 सेकेंड रखेंगे तो क्या आएगा, t बराबर 2 सेकेंड रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 माइनस 1। यहाँ पर यह आ जाएगा 11 i कैप प्लस 8 2 जा 16 j कैप प्लस 6 k कैप, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो v का वेक्टर हम निकालते हैं, v के वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम। तो t बराबर 2 सेकंड पे हमको याद होगा कि हम लोगों ने पहले निकाला है अभी इसके पहले किसी क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला है। तो ये 413 आ रहा था जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, एक और ये हाँ 413 आ रहा था, ठीक है। वैसे ही हम निकालते हैं t का a का वेक्टर t को 2 सेकंड पे, तो a का वेक्टर t को 2 सेकंड पे निकालते हैं। तो a का वैल्यू क्या है भाई, देखते हैं नीचे। तो a का वैल्यू हमारा है 68 j कैप, ओके। तो यहाँ पर 60, तो 6 इंटू 2 आई कैप प्लस 8 जे कैप। तो यहाँ पर a का वेक्टर निकालेंगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, ये रूट के अंदर आ जाएगा। तो 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसको करेंगे तो 144 प्लस 64, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, देखते हैं। 4 4 8, 6 4 10, हासिल है 1 208, ये आ गया। इसकी वैल्यूज रख देते हैं भाई, नीचे वैल्यूज रख देते हैं। क्या क्या है भाई, 413 है और यहाँ पर है 208। ऊपर भी t इक्वल टू 2 रखना पड़ता है हमको, जब एंगल निकालते हैं तो t इक्वल टू 2 रखते हैं। तो 4 3 12, 12 में 11 इंटू 6 दूनी 12 प्लस 64 इंटू 2, ऐसा कर देते हैं। दो जहां जहां t था वहां हम लोगों ने 2 रख दिया। नीचे है 413, आप यहाँ से 4 बाहर निकाल सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 13, ऐसा लिख सकते हैं। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए बाद में, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आता है ये देखते हैं एक बार। तो 12 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 12 एकम 12 का 2, हासिल है 1, ये 132, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 413, और यहाँ से बाहर आ जाएगा 4 और रूट के अंदर आ जाएगा 30। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए भाई 8 और 2 क्या हो जाएगा 10, 1 बचेगा यहाँ पे 2 3 5 और 1 6, और यहाँ पर हो जाएगा 260 बटे 4 अंदर, और इन दोनों रूट में है 413 इंटू 13, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 4 से कैंसिल करते हैं, 4 छक्के 24, 2 बचेगा 4 बचेगा, ऊपर आ गया 65, और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्वेश्चन में देखिए आपको रूट में दिया हुआ है, रूट में क्वेश्चन में रूट में क्या दिया हुआ है
5369 आप मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं 13 के टेबल से, तो आपको ये आ जाएगा 5369, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आएगा। और क्वेश्चन में इसकी रूट की वैल्यू दी हुई है 73.3, ये दिया हुआ है cos थीटा, ठीक है, ये दिया हुआ था रूट का वैल्यू। तो यहाँ से अगर मैं cos थीटा निकालूं तो cos थीटा क्या आ जाएगा भाई 65/73.3। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, इसके आगे एक जीरो लगा दीजिए, इसके आगे एक जीरो लगा दीजिए, तो ये 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा 0 पॉइंट। और 6 से 50 से अगर मैं 73 को देखूं तो लगभग 8 बार में जाता है, लगभग 8 बार में, तो 0.8 आएगा। और 0.8 थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 0.8 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ऐसे क्वेश्चंस को हो सके तो अगर समझ आ जाए कि बहुत लेंथी है, कैलकुलेशन बहुत लेंथी है, तो स्किप भी कर सकते हैं। जब सब क्वेश्चन हमारा बन जाए तब हम इस क्वेश्चन में ध्यान दें। तो ये क्वेश्चन लेंथी है, बाकी सीखने के लिए ठीक है कि हमको कभी भी एंगल निकालने बोलता है तो हमको उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके नीचे में दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई इंडिविजुअल पहले उनका मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करना होता है। बाकी क्वेश्चन लेंथी है, कैलकुलेशन बहुत लेंथी है, और आंसर में बहुत ऑप्शंस भी बहुत क्लोज हैं, तो बहुत सही टिक लगाना थोड़ा मुश्किल है, तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 रीड कर लिए होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। एवरेज एक्सेलरेशन सुना है आपने? एवरेज एक्सेलरेशन, अगर एवरेज एक्सेलरेशन सुना है तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी याद होगा भाई। बताइए एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ये क्वेश्चन अच्छा है, इजी भी है। एवरेज एक्सेलरेशन का हमको निकालने बोला, क्वेश्चन है एवरेज एक्सेलरेशन 0 से 1 सेकेंड के बीच। तो ए एवरेज का फॉर्मूला होता है, आप याद रखिए, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v फाइनल का वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो 0 से 1 सेकेंड मतलब जब हमको फाइनल बोला है तो हमको कौन से सेकंड में निकालना है? 1 सेकेंड वाले में निकालना है, और यहाँ पर 0 सेकेंड में निकालना है, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितने का गैप है यहाँ पर? 1 का। एक बार वेलोसिटी की जगह 1 रखना है, एक बार वेलोसिटी की जगह 0 रखना है, और दोनों को फिर माइनस करना है। एक बार 1 रखते हैं, एक बार 0 रखते हैं। देखिए वेलोसिटी का इक्वेशन, एक बार 1 रखते हैं इस इक्वेशन में, एक बार 1 रखते हैं इस v इक्वल्स टू 1 बोला है ना, एक बार इक्वेशन में 1 रखते हैं। आपको पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होगा तब क्वेश्चन बनेगा। एक बार 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे तो क्या होगा? 3 - 1 2i कैप प्लस 8 × 1 8j कैप प्लस 6k कैप, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसी में हम लोग माइनस करते हैं v0 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो जब हम t की जगह 0 रखेंगे तो क्या होगा? देखो t की जगह 0 रखेंगे तो माइनस 1i कैप प्लस 8 × 0 करेंगे तो 0j कैप प्लस 6k कैप, इसमें तो t है नहीं तो 6 का 6 हो गया, डिवाइडेड बाय 1। ऐसे तो लिखने का नीड नहीं है, 1 लिख दिए फिर भी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2i कैप प्लस 8j कैप प्लस 6k कैप, ये हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस 1i कैप, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 6k कैप, सॉरी माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस होगा। 6k कैप क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3i कैप प्लस 8j कैप। और यूनिट क्या होता है अभी एक्सेलरेशन का? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। क्या आपसे ये क्वेश्चन बना है? अगर ये क्वेश्चन बना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। एक अच्छा क्वेश्चन था, वेक्टर प्लस 1D, वेक्टर प्लस 3D बोल सकते हैं, वेक्टर प्लस 3D, इसमें सब वेक्टर ही का क्वेश्चन है, और थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालना था, तो अच्छे से समझ आ गया। और क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए और सही आंसर बताइए मुझे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोला गया है। तो पहले ऑप्शन में बोला गया है अ पार्टिकल कैन हैव अ 0 वेलोसिटी। हमको पहले पता करना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो सही है या
गलत है। अ पार्टिकल कैन हैव अ जीरो वेलोसिटी बट नॉन जीरो एक्सेलरेशन। हिंदी में बोले तो किसी भी पार्टिकल का वेग जीरो होगा उस समय जरूरी नहीं है कि उसका त्वरण भी क्या हो, शून्य हो। मतलब वेलोसिटी जीरो है बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। क्या ऐसा रियल लाइफ में कभी होता है क्या कि वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन जीरो नहीं है? तो देखते हैं होता है कि नहीं होता है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो पहले में बोला है कि v कैन बी जीरो बट a कैन नॉट बी जीरो। a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है बट जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब हम क्या करते हैं, जब हम मैक्सिमम हाइट में जाते हैं, जब हम मैक्सिमम हाइट में जाते हैं, मैक्सिमम हाइट में किसी चीज को जब मैं ऊपर फेंकता हूं और मैक्सिमम हाइट में हूं, ऊपर फेंक रहा हूं मैक्सिमम हाइट में हो, तो उस समय जब ये मैक्सिमम हाइट में होता है उस समय वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाता है बट एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी के बराबर रहता ही है। स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़िए। स्टेटमेंट नंबर 2 मतलब ये सही हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, करेक्ट है क्योंकि वेलोसिटी जीरो एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या बोला गया है देखिए, इसमें बोला गया है कि अ पार्टिकल कैन हैव अ जीरो एक्सेलरेशन बट नॉन जीरो वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जीरो हो और वेलोसिटी नॉन जीरो हो, ये बोला गया है। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक्सेलरेशन हो और एक्सेलरेशन ना हो बट वेलोसिटी हो? हाँ पॉसिबल है। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेग बदल नहीं रहा है, अगर वेलोसिटी बदल नहीं रहा है, वेग नहीं बदल रहा है मतलब फिक्स है, तो हमको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है उस समय, जीरो होता है। यहाँ तो क्लियर हुआ। थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, चलो पढ़ते हैं। बोल रहा है अ पार्टिकल कैन हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिएबल स्पीड। ओ भाई साहब, सेकंड तो करेक्ट हो गया हमारा। थर्ड में बोल रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है और स्पीड क्या है हमारा, वेरिएबल है। मतलब वेग नियत है और चाल बदल रहा है। अरे भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको पता है कि वेग के नियत होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी के कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, कि इसका मतलब ही है कि स्पीड एंड डायरेक्शन ये दोनों भी क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। ये दोनों भी क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। इसका मतलब ही है। तो ये गलत हो गया। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा भाई। ये तो गलत हो गया ना, गलत बात कर दिया नहीं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है फोर्थ नंबर में, अ पार्टिकल कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। अब अगले स्टेटमेंट बोल रहा है कि स्पीड कैन बी कांस्टेंट। स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, मतलब स्पीड बदल नहीं रही, स्पीड कांस्टेंट मतलब स्पीड बदल नहीं रही, बट वेलोसिटी जो है वो बदल रहा है। ये जो है वो बदल रहा है। ऐसा होता है क्या? हाँ होता है, सर्कुलर मोशन में। कहां पर होता है, सर्कुलर मोशन में। जैसे जो पंखा है, पंखा जो है वो एक ही स्पीड से घूम रहा है, स्पीड नियत है, स्पीड बदल नहीं रहा है, स्पीड वही का वही है, बस बार बार डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी बदल रहा है। तो ये कहां पर होता है भाई, यहाँ ये होता है सर्कुलर मोशन। तो ये सही हो गया। ऊपर वाला गलत था क्योंकि उसमें बोला था कि स्पीड को बदलना चाहिए, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत था, फोर्थ सही है। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट में। फिफ्थ नंबर के पॉइंट में क्या बोल रहा है देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला जा रहा है भाई, फिफ्थ में क्या बोला जा रहा है, द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन का पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी ए एवरेज, एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, जबकि एक्चुअल में ये चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। एक्चुअल में कहाँ होता है, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में, ना कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। सिर्फ वेलोसिटी नहीं है यहाँ पर, चेंज इन वेलोसिटी है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल का जो डायरेक्शन होगा, जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो फिफ्थ स्टेटमेंट गलत हो गया।
अब आते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में क्या बोला गया अभी देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। तो ये सही है कि ये दोनों देखो, चेंज वेंज कुछ नहीं है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बस लिखा है, चेंज नहीं लिखा। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऐसा कोई टर्म होता भी नहीं है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम लिखा है। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब यहाँ पर काउंट कीजिए कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आपको दिखेगा 4 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो आंसर आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए भाई। क्वेश्चन नंबर 9 तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 अपने से सॉल्व करके देखा होगा, और मुझे पूरा पता है कि क्वेश्चन नंबर 10 अपने से सॉल्व करने से बना नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले कोई पार्टिकल है, वो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था। किधर ट्रेवल कर रहा था भाई, एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था। तो इसके बाद एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करने के बाद, इस पॉइंट के बाद उसने एक ऐसे लाइन में ट्रेवल किया जिसका इक्वेशन है y√3x। कौन से लाइन में ट्रेवल किया, जिसका इक्वेशन है y√3x। इसको देख के ही समझ आता है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया होगा, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और स्ट्रेट लाइन में जो x के साथ लिखा होता है वो हमारा होता है स्लोप, और स्लोप होता है tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू √3 दिया है, तो थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। मतलब यहां से इसने 60 डिग्री का टर्न लिया, यहां से इसने कितना ले लिया टर्न, 60 डिग्री का। मतलब पहले सीधा गया, फिर वो 60 डिग्री से मुड़ गया है, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, और ये हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमको पूछा है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन। अभी पहले क्वेश्चन में पहले मैं बताया था, इसके पहले जो क्वेश्चन किया अभी फिर से बता रहा हूँ। एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसमें इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो चेंज नहीं हुआ है। मतलब तुम समझो कि तुम गाड़ी से स्पीड से चला रहे हो, बट तुमने गाड़ी को थोड़ा मोड़ा है, 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है, बट गाड़ी थोड़ा मुड़ गया है। तो फॉर्मूला लिखते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला है ए एवरेज इक्वल्स टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। तो वी फाइनल क्या हो जाएगा भाई, वी फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमको कुछ आई जे कैप दिया नहीं है, हमको पता है कि दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर मुझे लिखना है तो मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, देखिए। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल को अगर मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूं, अगर मुझे यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन का, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए एवरेज का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू लिख सकता हूँ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, और इसका भी मैग्नीट्यूड। कुछ नहीं करना है, बस दोनों का मैग्नीट्यूड लिखना है। देखो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट ओवर क्या होता है बताओ, वी फाइनल के स्क्वायर माइनस प्लस वी इनिशियल के स्क्वायर। अगर माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 वी फाइनल वी इनिशियल, और क्या आ जाएगा कॉस थीटा। जो थीटा है वो 60 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि दोनों के पुंज, अगर इसको आगे बढ़ा दो तो दोनों का पुंज यहीं पर मिलेगा, तो 60 डिग्री होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके नीचे है टी, कितने सेकंड टाइम में मुड़ा है, तो 10 सेकंड क्वेश्चन ने बोला है, 10 सेकंड में इसने अपना टर्न लिया है 10 सेकंड में। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने से क्या पता चलेगा देखते हैं। तो तुमको पता है कि सबका वैल्यू 10 ही है, मैग्नीट्यूड जो है वी फाइनल भी 10 का स्क्वायर है, वी इनिशियल भी 10 का स्क्वायर है, -2 × 10 × 10। और cos थीटा क्या हो जाएगा, तो cos थीटा 60 डिग्री है, तो 1/2 cos 60 क्या हो जाएगा 1/2 cos 60 1/2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसको सॉल्व करते थे, देखते क्या होता है। ये देखो tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, 2 टाइम्स tan स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं देखो, और यहाँ पर 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो देखिए क्या है tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, और ये दोनों भी tan स्क्वायर, तो माइनस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। आपको दिख रहा होगा कि एक प्लस में एक माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा tan स्क्वायर √tan स्क्वायर, और √tan स्क्वायर क्या हो जाएगा 10/10 मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते करते आगे बढ़ रहे थे, तो हमको पता चला कि सर ए एवरेज का
जो मैग्नीट्यूड है ए एवरेज का जो क्या है मैग्नीट्यूड है वो कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। ये मैग्नीट्यूड निकालना तो आसान भी है, 1 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालना तो आसान भी है, अब हमको निकालना है डायरेक्शन कि इसका डायरेक्शन कैसे चेंज हुआ होगा। ध्यान से देखते हैं क्या डायरेक्शन कैसे चेंज हुआ होगा। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं देखो, अब मैं जो सिखा रहा हूं उसको सीखना भाई। डायरेक्शन, डायरेक्शन तो मैंने क्या बोला था, चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, चेंज इन किसका वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो मतलब उसके रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है, तो देखो कैसे लिखते हैं, देखना देखो ये फाइनल है वी फाइनल, वी फाइनल है, और कभी भी चेंज निकालते हैं तो वी इनिशियल को पलट देते हैं। वी इनिशियल को क्या कर देंगे हम लोग, पलट देंगे, वी इनिशियल को पलट देंगे। तो वी इनिशियल उल्टा हो जाएगा इधर की तरफ, पहले मुंह इधर था, एरो आगे था, अब हम लोग वी इनिशियल को उल्टा कर देंगे क्योंकि वी इनिशियल माइनस में रहता है। देखो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो हम लोगों ने इसको उल्टा कर दिया। और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल था, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था, इक्वल। जब वेक्टर में दो मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, तुमको पता होगा कि दो वेक्टर है दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हमारा जो रिजल्टेंट होता है, जो हमारा जो क्या होता है रिजल्टेंट, तो दोनों के बीच से जाता है, दोनों के बीच से जाता है। ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, और यही मेरे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, और यही मेरे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। अब इसको देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा ये देखते हैं भाई। एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा ये भी देखना जरूरी है, ठीक है। तो टोटल ये था 120, टोटल ये कितना था 120, ये टोटल था 120 डिग्री, 120। तो आधा कितना हो जाएगा, ये आधा कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ से 60, यहाँ से 60, मतलब ये कितना बना रहा होगा 120 डिग्री। और कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो एक्स एक्सिस से मैं किधर की तरफ जा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज, समझे। पहले सबसे पहला काम वी इनिशियल को पलटो, वी इनिशियल को पलटने के बाद दोनों का वैल्यू सेम है तो बीचों बीच से जाएगा, नहीं तो आप tan थीटा करके निकाल भी सकते हैं। दोनों को अगर मैंने दोनों को पलट दिया तो हम यहाँ से निकाल लेंगे वी आर, ठीक है, यहाँ से वी आर निकल गया, तो वी आर जो है वो बीचों बीच जाएगा। वो यहाँ से 60 बना रहा था, पहले से वी एफ जो 60 बना रहा था, दोनों मिला के क्या हो गया 120 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन में आएगा कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा एवरेज एक्सेलरेशन है, और जिसका डायरेक्शन होगा एक्स एक्सिस से 120 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये तगड़ा क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 रीड कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 11 में एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स दिया गया है किसी पार्टिकल, किसी मूविंग पार्टिकल का, और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें पूछा गया है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कौन से समय पे ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर होना, ठीक है। फिलहाल तो हमको इस कोऑर्डिनेट से एक पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं, बहुत सिंपल होता है। एक्स को हम लोग आई कैप में लिख देंगे, इसको हम आई कैप बोल देंगे, और इसको हम लिख देंगे जे कैप में। कभी भी याद रखना प्लस माइनस में अगर दो टर्म है तो ब्रैकेट लगा के लिखना, और यहाँ पर लिख देना जे कैप। अगर मुझे पोजीशन वेक्टर पता है तो एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे निकल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा वेलोसिटी वेक्टर। एक बार और डिफरेंशिएट करने से हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन वेक्टर। ओके, तो एक बार डिफरेंशिएट करते तो यहाँ पर आ जाएगा 40 आई कैप प्लस 30 टी का क्या हो जाएगा 30 माइनस 5 इंटू 2 10 टी जे कैप। एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन वेक्टर। एक्सेलरेशन वेक्टर में ये 0 हो जाएगा 0 आई कैप प्लस यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 10 और टी का तो हो जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा जे कैप। तो एक्सेलरेशन को अगर मैं सही से लिखूं तो माइनस 10 जे कैप, ये हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन, ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी। दोनों ऑर्थोगोनल है बोला गया है। ऑर्थोगोनल का मतलब ही आप समझ सकते हैं कि ऑर्थोगोनल जहां पर आ जाएगा, ऑर्थोगोनल वर्ड जहां पर आएगा आप समझिए इसको परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। और हमारे फिजिक्स में अगर हमको कभी भी परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल बताना चाह रहा है, इसका मतलब हमको डॉट प्रोडक्ट करने के लिए बोल रहे, मैक्सिमम टाइम यही होता है
तो वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं एक्सेलरेशन के साथ इक्वल टू 0। आगे पीछे भी कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को पहले लिखे वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रॉस में ऐसा नहीं करना है। वेलोसिटी डॉट एक्सेलरेशन करते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 40 i कैप प्लस 30 माइनस 10 t j कैप। इस पूरे को एक ब्रैकेट में डाल देते हैं और डॉट प्रोडक्ट लगा के इधर लिख देते हैं माइनस 10 j कैप इक्वल टू 0। आपको पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट में i का मल्टीप्लाई i से होता है, j का मल्टीप्लाई j से होता है, k का मल्टीप्लाई k से होता है। i के लिए यहाँ पर कोई भाई साहब नहीं है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। j का मल्टीप्लाई j से करते हैं तो आंसर आ जाएगा माइनस 10 30 माइनस 10 t इक्वल्स टू 0। अब इसमें से 10 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो 30 माइनस 10 t बराबर 0। तो 10 t को उधर ले जाऊंगा तो 30 इक्वल्स टू 10 t आ जाएगा, और 10 को इधर नीचे ला लेते हैं तो आ जाएगा t इक्वल्स टू 30/10, मतलब क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू 3 सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 समझ आ गया होगा तो नोट कीजिए, नहीं तो आंसर चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 रीड कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को आपको पढ़ने से ये समझ आ रहा होगा, इसमें किसी ऐसे वेक्टर को निकालने बोल रहे हैं, एक नए वेक्टर क्वांटिटी को निकालने बोल रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण 36 हो, मैग्नीट्यूड 36 हो। मान के चलो वो जो नया वेक्टर है उसका नाम c है। ए भी तो क्वेश्चन में दे दिया था, नया वेक्टर का मान क्या है या नाम क्या है, c है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, c वेक्टर इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, c वेक्टर इक्वल्स टू 36 ऐसा बोला है। और हमको c वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है 36 से बोला है, और c वेक्टर का जो वैल्यू है वो हमको फाइंड आउट करने बोला है। अब आपको पता होना चाहिए कि c वेक्टर सर होता है c का मैग्नीट्यूड इंटू c का डायरेक्शन। अब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो क्वेश्चन ने बता दिया, डायरेक्शन के लिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन ने डायरेक्शन के लिए बोला है कि मान के चलो a b कोई वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर्स का जो परपेंडिकुलर होगा वो c का डायरेक्शन है। ये दोनों a b है तो ये जो थर्ड होगा इन दोनों का परपेंडिकुलर होगा वो हमारे c का डायरेक्शन होगा। हमारे फिजिक्स में जहां भी परपेंडिकुलर वर्ड आता है, जहां भी परपेंडिकुलर आता है, दो क्वांटिटीज का परपेंडिकुलर हम क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जो भी आता है वो हमेशा दोनों क्वांटिटी का परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर निकालते हैं। हमको सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड पता है, हमको सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। तो देखते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। फॉर डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा, फॉर डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, तो a क्रॉस b करते हैं, a क्रॉस b करते हैं, a क्रॉस b करते हैं भाई। तो a क्रॉस b करने से क्या होगा भाई, देखते हैं a क्रॉस b करते हैं क्या होता है। तो हमको लिखना पड़ता है पहले i सीख जाओ, i j के और नीचे लिखना होता है हमको, इसको डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखना होता है 3 4 0 6 ऋण 4 और यहाँ पर आ जाता है 0। मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ कैसे करते हैं, हम निकाल रहे हैं इसका, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखो इसको सॉल्व करने से क्या आता है। सबसे पहले i को लिख दो, i अब i वाले लाइन को छोड़कर मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 0 0, तो 0 आ गया, 0 i कैप। एक काम करो, i कैप को पीछे लिखो, i कैप, ठीक है। फिर j वाले को लिखते हैं, तो इसको छोड़ दो, और j वाले को लिखने से पहले ना हम माइनस लिखते हैं। यहाँ पर 0 i कैप आया है और माइनस, अब j वाले को इसको छोड़ दो, 3 इंटू 0 0 6 इंटू 0 0, तो 0 j कैप आ गया। अब लास्ट में k वाला प्लस k वाले, k कैप के लिए क्या है देखते हैं। तो इस वाले लाइन को छोड़ो और इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस 12 माइनस 64 माइनस 12, यह माइनस 12 और माइनस 24, सॉरी माइनस 12 और माइनस 24, माइनस 12 माइनस 24, यहाँ पर आ गया k कैप। ऐसे हम डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करते हैं, a क्रॉस b को ऐसे ही सॉल्व करते हैं i j k के फॉर्म में, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो 0 0 तो लिखने का कोई मतलब नहीं, यहाँ पर आ गया माइनस 36 k कैप। हमको सिर्फ इनका डायरेक्शन चाहिए था, हमको सिर्फ इसका डायरेक्शन चाहिए था, लेकिन सामने माइनस लगा हुआ है, तो एक्चुअल में इसका डायरेक्शन क्या रहा होगा, ये a क्रॉस b का डायरेक्शन क्या रहा होगा, माइनस k कैप। तो यहाँ पर c कैप का डायरेक्शन भी यही होगा जो a क्रॉस b का है, क्योंकि a क्रॉस b का डायरेक्शन परपेंडिकुलर देता है, तो ये परपेंडिकुलर माइनस k कैप में है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका वैल्यू 36 है, इसका वैल्यू माइनस k कैप है, तो माइनस 36 k कैप हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ तक समझ आया। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 रीड कीजिए और सॉल्व करने का ट्राई कीजिए।
13 और 14 रीड करके आंसर ला लिया होगा, आंसर मैच कीजिए, आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ उसको देखिए समझिए। तो जहां पर ए कैप लिखा है, ए वेक्टर ना लिखे इसने ए कैप लिख दिया, ए वेक्टर ना लिखे क्वेश्चन ने ए कैप लिख दिया। 13-14 मिक्स क्वेश्चन है, एक कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है, तो ए और बी ना लिखे, ए बी वेक्टर ना लिखे, ए बी का कैप लिख दिया। कैप का मतलब होता है ये यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। तो सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, यूनिट वेक्टर्स, उनका मैग्नीट्यूड होता है 1। कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, तो इसका भी 1 होगा, वैसे बी का भी जो वैल्यू होगा वो भी 1 होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ से हमको a कैप प्लस b कैप इक्वल टू √3 दिखा रहा है, इसका मतलब हमको इस क्वेश्चन में हमको यहाँ से एंगल देने का ट्राई कर रहे हैं, यहाँ से हमको एंगल बताना चाहते हैं। हमको 13 में ये पूछा गया, लेकिन इसको निकालने के लिए पहले मुझे एंगल पता होना चाहिए a और b कैप का। तो मैं ये देखता हूँ कि क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन है a कैप प्लस b कैप इक्वल टू √3, ये गिवन है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या लिख सकता हूँ? इसको सॉल्व करके a कैप का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिखते हैं भाई? √3 इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? √3। अब हमको पता है कि 1 1 वैल्यू होने वाला है, तो a का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर 1 1 1 क्या हो जाएगा? 2 प्लस ये क्या हो जाएगा? 1 1 1 इंटू 1 1 और 2 1 जा 1, तो 2 और cos थीटा ये हमको पता नहीं, इधर है √3। अब हमको पता है कि दोनों साइड अगर रूट्स होते हैं, दोनों साइड अगर रूट्स हैं और कुछ भी नहीं है, सिर्फ रूट वाले फंक्शन है, तो रूट क्या हो जाता है? कैंसिल। अगर यहाँ से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या हो गया? रूट कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा? देखो 2 प्लस 2 cos थीटा 2 प्लस 2 cos थीटा इक्वल्स टू √3, यही बचेगा। 2 प्लस 2 cos थीटा इक्वल्स टू √3 का भी रूट हट जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ से भी रूट हट गया, वहां से भी रूट गया, 3 बच गया। 2 को इधर लाते हैं तो 2 cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 में से 2 गया तो हमारे क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, 1। यहाँ से cos थीटा इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ? cos थीटा 1/2 हो जाएगा। और तुम लोगों को पता होना चाहिए cos थीटा का वैल्यू 1/2 कब आता है? जब थीटा क्या होता है? 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में जो ये दिया हुआ था, इसका पर्पस यही था कि यहाँ से हम थीटा निकाल लें, इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लें, और ये दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से इसमें प्रैक्टिस में होते तो आप ऐसे बता देते, अगर a और b बराबर है और दोनों का रिजल्टेंट √3 आ रहा है, मतलब उनके बीच का एंगल 60 डिग्री ही होता है। ये हम ऐसे ही बस समझ सकते थे, क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं अच्छे से, जो √2 कब आता है, √3 कब आता है, 1 कब आता है, सेम वैल्यू कब आता है, ये हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि 60 डिग्री में दोनों अगर सेम है तो √3 आता है, रिजल्टेंट √3 टाइम्स आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करके भी जान गए कि हमारा एंगल है √3। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 14 सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 14 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में ये दिया होता है, अब 13 में मुझे क्या निकालने बोला है? देखिए 13 में मुझे क्या निकालने बोला है? क्वेश्चन नंबर 13 में मुझे क्या निकालने बोला है? a कैप माइनस 3 b कैप ये निकालने बोला है, और इसको मॉड लगा दिया, मतलब रिजल्टेंट का मतलब सीधा सा होता है a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर, 3b का स्क्वायर मतलब 9b का स्क्वायर, 3b का स्क्वायर मतलब 9b का स्क्वायर, माइनस लगाते हैं, यहाँ पर माइनस लगा देते, 2 इंटू a इंटू 3b, यहाँ पर आ जाएगा cos 60 डिग्री, ये हमारा एंगल आ चुका है 60 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं तो a की जगह क्या आ जाएगा? a का वैल्यू तो 1 है, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 9 माइनस a भी 1 है, b भी 1 है, 2 3 just 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 3 बार में जाएगा, तो 9 में से 3 का कितना आ जाएगा? 6, और 1 का आ जाएगा 7। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ जाएगा हमारा √7। जिस भी ऑप्शन में ये होगा यही हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या आ गया? √7। क्वेश्चन नंबर 13 अगर बन चुका होगा तो क्वेश्चन नंबर 14 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, हमको ये सॉल्व करने बोला। ये 13 के कंपेयर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस उतना नहीं है। कभी भी अगर डॉट प्रोडक्ट में है, ऐसा लिखा हुआ है ब्रैकेट में x प्लस वाई p प्लस क्यू, तो नॉर्मली जैसे हम सॉल्व करते हैं अलजेब्रा सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, वो सब हम कर सकते हैं। जैसे a का मल्टीप्लाई पहले b से, फिर a का मल्टीप्लाई a से, ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो चलो करते हैं मल्टीप्लाई। जब ए का मल्टीप्लाई बी से करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर। ए का मल्टीप्लाई ए से करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए का वेक्टर डॉट ए का वेक्टर, खुद का खुद से वेक्टर। और -3b का करेंगे तो -3b का वेक्टर इंटू बी का वेक्टर। -3b का ए से करेंगे तो -3b कैप और ए कैप। ऐसे मैंने मल्टीप्लाई किया, पहले ए का दोनों से किया, फिर बी वाले का भी दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। यही मुझे निकालना है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, ए बी को क्या लिख सकता हूँ, डॉट प्रोडक्ट में ए बी कॉस थीटा। ए को क्या लिख सकता हूँ, तो तुमको पता होना चाहिए कि दोनों सेम वेक्टर है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो इसको लिख सकता हूँ ए कॉस 0 डिग्री। ठीक है, वैसे बी को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू बी कॉस 0 डिग्री माइनस 3ba को क्या लिख सकते हैं अभी हम लोग, 3ab कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान समझते हैं, जहां ए बी लिखा है वहां पर तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1। और ए और बी के बीच का एंगल है 60 डिग्री, और cos 60 कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पर आ गया 1/2 प्लस ए 1 हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू भी 1 होता है, तो यहाँ पर 1 आ गया, माइनस बी 1 होता है और cos 0 भी 1 होता है, तो वहां पर 3 आ गया। यहाँ पर 3 इंटू A1 B1 और cos 60, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। हम लोग निकाल चुके हैं 60 डिग्री, तो माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 इंटू 1/2 ये हो जाएगा। अब इसको मुझे सॉल्व करना है और आंसर लाना है। इसको आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत टफ चीज है नहीं। इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3/2 -3 और पीछे भी -3/2 है, तो -3/2 प्लस 3/2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -3। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 रीड कीजिए और ट्राई कीजिए खुद से बनाने का। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में एक जेनर डायोड के सर्किट का क्वेश्चन दिया गया है, और इस क्वेश्चन में हमको पूछा गया है अलग अलग जगह पे अलग अलग करंट। ध्यान समझिए कि इसमें किस चीज को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो है इसको हम लोड बोलते हैं, ये जो हम यहाँ पर लगा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, लोड। ये हमारा लोड है, लोड LOAD लोड, ये लोड है। अब लोड में जो करंट आता है, लोड में जो करंट आता है उसको हम IL बोलते हैं, IL। ये हमारा जेनर डायोड है, जेनर डायोड में जो करंट आता है उसको हम IZ बोलते हैं, और बैटरी से जो करंट निकलता है उसको हम I बोलते हैं, I। ये हमारा नाम है, नाम बस समझिए, पहले नाम समझ लीजिए भाई, IZ IL। पीछे वाला लोड होता है, ये जेनर डायोड है तो IZ बोल देते हैं, और यहाँ से जो बैटरी से निकलता है IL बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब याद रखिए कि जेनर डायोड के साथ जो 10 वोल्ट लगा हुआ है, उसके पैरेलल में जो जेनर डायोड में 10 वोल्ट है, उसके पैरेलल में जो भी रेजिस्टेंस लगा है उसका भी वोल्टेज क्या हो जाता है, 10 वोल्ट ही हो जाता है। इसका भी वोल्टेज क्या हो जाता है, 10 वोल्ट ही हो जाता है। ये 10 का है तो ये भी 10 हो जाएगा। और जो बैटरी है उसमें जेनर को माइनस करो, बैटरी में जेनर के वोल्टेज को माइनस करो, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसका वोल्टेज आएगा 50 वोल्ट। इतना क्लियर हुआ? इसको हम सीरीज रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जेनर डायोड है, जेनर डायोड तो जेनर डायोड होता है भाई, ये 10 वोल्ट है तो ये भी 10 वोल्ट। 60 में से 10 गया, ये दोनों सीरीज में थे, 60 में से 10 गया तो ये कितना बच गया, 50 वोल्ट। अब देखो हमको लगभग बहुत सारी चीज पता चल चुका है। तो यहां से अगर मैं IL निकालूं तो इसके पास है 10 वोल्ट, ये होता है V/R, इसके पास है 10 वोल्ट और नीचे है 2 किलो ओम। तो जब भी ये किलो में होता है तो आंसर मिली में आता है, तो 5 मिली एम्पियर। IL पता चल चुका है। ठीक है, अब यहां पर निकालते हैं I बैटरी से निकलने वाला करंट, ये बैटरी से निकलने वाली धारा I। ये भी होता है V/R, ये 50 है और नीचे 4 किलो ओम है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 12.5 मिली एम्पियर, 12.5 मिली एम्पियर। I पता है, IL पता है, I पता है और IL पता है। I और IL पता है तो मैं IZ भी निकाल सकता हूँ। मैं क्या निकाल सकता हूँ, IZ निकाल सकता हूँ। IZ बराबर क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो IZ क्या होगा, तो टोटल करंट में से कुछ करंट IL के पास चले गया, टोटल करंट में से कुछ करंट IL के पास चले गया, जो बचा वो किसका होगा, IZ का होगा। यहाँ पर करंट आया होगा I, और कुछ करंट IL के पास चलेगा और कुछ नीचे आया होगा। तो IZ का फॉर्मूला होता है टोटल करंट माइनस IL। ये आप याद रख सकते हैं, टोटल करंट माइनस IL। जो मैंने स्टेप्स बोला है आपको वैसे ही सॉल्व करना है। तो IZ बराबर हो जाएगा 12.5 माइनस हमारा आ जाएगा 5, माइनस में तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7.5 मिली एम्पियर। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 रीड कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 16 रीड कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 रीड करके क्या समझ आ रहा है, क्या फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि किसी सर्किट को रीड करते हैं। अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट इज कनेक्टेड विथ अ डीसी सोर्स ऑफ 20 वोल्ट। ठीक है, एक डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया जिसका वोल्टेज है 20 वोल्ट। पोटेंशियल डिवाइडर मतलब ये पी आर जो लाइन है वो टोटल हमारा एक पोटेंशियल है जिसको डिवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डायोड। ठीक है, अ लाइट एमिटिंग डायोड ऑफ ग्लो इन द वोल्टेज 1.8 वोल्ट। और ये जो लाइट एमिटिंग डायोड है ये 1.8 वोल्ट है। जहां से यहाँ से लाइट एमिटिंग डायोड में तो एलईडी यहाँ से लाइट निकलता होगा 1.8 वोल्ट अगर मिले तो। और सेकंड हमारा जो जेनर डायोड है वो दिखा गया है। जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब इसका वोल्टेज दिया गया 3.2 वोल्ट। ओके, तो पूछा गया द लेंथ ऑफ द रेजिस्टिव वायर 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर दिया गया कि इस वायर का जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर ये दिया गया है। तो बोला गया है मिनिमम लेंथ ऑफ पी क्यू टू जस्ट ग्लो द एलईडी। ठीक है, तो पी क्यू का लेंथ कितना रखे। एक्चुअल में देखो इस क्वेश्चन में ध्यान समझो कि अगर इसको 1.8 वोल्ट से ज्यादा मिला तो ये खराब हो जाएगा। एक लिमिटेड वोल्टेज होता है, उतना ही हमको देना होता है। अगर उससे ज्यादा दिए तो खराब हो जाएगा, उससे कम में खराब नहीं होगा लेकिन ज्यादा में खराब हो जाएगा। तो अगर मैंने इसके लेंथ को बढ़ा दिया तो इसके पैरेलल में वोल्टेज, इन दोनों पैरेलल में, इस लेंथ के इन दोनों पैरेलल में है, इन दोनों के एक साथ देखे तो पैरेलल में, अगर ये लेंथ को मैंने बढ़ा दिया तो वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, खराब हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इसके लेंथ को क्या रखूं जिससे इसका वोल्टेज इन दोनों के बराबर ही आए। अब देखिए ध्यान समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों किसमें, सीरीज में। अगर दोनों सीरीज में है भाई, अगर दोनों सीरीज में है तो 1.8 और 3.2 इन दोनों को मिला के कितना बोल सकते हैं हम, 5 वोल्ट। ये दोनों मिला के कितना होगा, 5 वोल्ट। सीरीज में वोल्टेज ऐड होता है। मतलब क्या समझ आया सर कि सर मुझे ना इसके जितने भी डिवाइड हो रहे हैं Q जो है और ये P जो है ये 5 वोल्ट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5 वोल्ट। बट इसके पैरेलल में तो 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, पैरेलल में तो 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो टोटल ये कितने का होगा, तो टोटल इसका जो टोटल वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 20 वोल्ट। टोटल वोल्टेज कितना होगा, 20 वोल्ट। और हमको सिर्फ 5 वोल्ट चाहिए, है कि ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में एक साथ हो जाएंगे तो 5 वोल्ट, तो ये भी 5 वोल्ट होना चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए। और यह 20 वोल्ट। अब 20 वोल्ट है तो 20 सेंटीमीटर भी है, 20 वोल्ट है तो 20 सेंटीमीटर भी है। तो 20 सेंटीमीटर के लिए 20 वोल्ट है, तो 5 सेंटीमीटर के लिए कितना होना चाहिए इसको, 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 ऐसा है। थोड़ा सा आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी आना चाहिए तब ये क्लियर होगा। ये रेजिस्टिव वायर मतलब ऐसा वायर जो पोटेंशियल कंज्यूम करता है, जो एनर्जी लॉस करता है, उसको रेजिस्टिव वायर बोलते हैं। तो ये 5 वोल्ट 5 सेंटीमीटर का होगा, जो बचा हुआ है वो 15 सेंटीमीटर होगा और ये कितना होगा, 15 वोल्ट होगा। आया क्लियर यहाँ तक? क्यों, क्योंकि ये दोनों भी आपस में पैरेलल में, तो ये 20 वोल्ट है तो टोटल इसको 20 वोल्ट होना है। ऊपर 5 वोल्ट है, नीचे 15 वोल्ट है। ऊपर 5 सेंटीमीटर होगा, नीचे 15 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर कौन सा नंबर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 रीड कर लिया होगा तो क्वेश्चन नंबर 17 बनाने का ट्राई करते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 में ये बोला गया है कि किसी पार्टिकल का, कौन से चैप्टर का, डुअल नेचर का है, किसी डी ब्रॉगली टॉपिक का है, डुअल नेचर डी ब्रॉगली टॉपिक का है। किसी पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को k/4 टाइम्स कर दिया गया है, तो इसके वेवलेंथ में क्या चेंजेस आएगा और कितने परसेंटेज का आएगा, ये पूछा गया। एक बार देखते हैं ना। मतलब K2 का हम फाइनल बोले तो K2 इक्वल टू हो चुका है K1 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स कर दिए हैं। अब परसेंटेज चेंज वेवलेंथ में, तो परसेंटेज चेंज हमारे पूरे फिजिक्स में, परसेंटेज चेंज हमारे पूरे फिजिक्स में कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज निकाला जाता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100। इसको हम परसेंटेज चेंज कहते हैं, इसको हम परसेंटेज चेंज कहते हैं। तो मुझे λ2 और λ1 चाहिए, तभी तो मैं परसेंटेज चेंज निकाल पाऊंगा। तो तुमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ से एक रिलेशन पता होगा कि लैम्डा और जो के होते हैं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, λ2 बाय λ1 इक्वल्स टू √k1 बाय k2, ये हम लिख सकते हैं। λ2 बाय λ1 k1 बाय k2, k1 कितना है जी हमारा, तो k1 को हम लिख देते हैं k1 और k2 की जगह लिख देते हैं k1 बाय 4। नीचे में बाय 4 लिखूंगा तो ये 4 कहाँ चले जाएगा, ऊपर। k1 क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया √4। यहाँ पर क्या आ गया, λ2 बाय λ1। तो λ2 बाय λ1 क्या आ गया, तो 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 बाय 1। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 बाय
1। यहाँ तक आ चुका है हमारा लैम्डा 2 और लैम्डा 1। एक बार लैम्डा 2 और लैम्डा 1 आ गया तो परसेंटेज चेंज में रख देते हैं। तो लैम्डा 2 का वैल्यू कितना है, 2 है, -1 है, डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 का वैल्यू 1 है, इनटू 100 है। तो इसका सॉल्व करने से हमारा क्या आ जाएगा, 100%। तो कितने परसेंटेज का चेंज आया भाई, 100% का चेंज आया। क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 रीड कर लिया होगा। इसमें फोटोन और इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ को सेम बोला गया है और पूछा गया है कि रिलेशन क्या होगा। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप इसको याद रखिए, जब भी फोटोन 2025 का क्वेश्चन है, जब भी फोटोन और इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ सेम होता है तो एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 2c/v होता है। एक रिलेशन आप ये याद रख सकते हैं, 2c/v होता है। और एनर्जी ऑफ फोटोन कहीं ना कहीं ज्यादा होता है हमेशा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। पहली बात तो ये। सेकंड, वेवलेंथ के सेम होने से हमेशा वेवलेंथ जब भी सेम होगा तो इनका मोमेंटम या क्या बोलते हैं इसको, संवेग, उसको p से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी सेम होगा। जिन दोनों का वेवलेंथ सेम होगा उनका मोमेंटम भी क्या होगा, सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 18 के साथ क्वेश्चन नंबर 19 भी रीड कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है। इस समय फोटोन और इलेक्ट्रॉन को कंपेयर ना करके दो पार्टिकल को कंपेयर किया गया है और मास नहीं दिया गया है, बता दिया गया कि मास 1 ज्यादा होगा और इनका डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है। अगर इनका डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है क्वेश्चन नंबर 19 में, तो इनका भी मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। पार्टिकल ए का मोमेंटम बराबर पार्टिकल बी का मोमेंटम सेम होगा। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्योंकि क्या बोला गया है, सेम है बोला गया है। ठीक है। एनर्जी में, अगर एनर्जी में तो इनकी काइनेटिक, इसमें क्या होता है पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करें तो इसका फॉर्मूला होता है h² λ² अपॉन 2m। तो h m सब सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी जिसका मास कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। तो पार्टिकल नंबर ए का मास ज्यादा है बोला गया, तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल नंबर बी का ज्यादा होगा। तो ये तीन रिलेशन आ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। अब क्वेश्चन नंबर 20 रीड कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 20 में हमको फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया। डुअल नेचर का क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे पढ़ के, डुअल नेचर का क्वेश्चन है। और डुअल नेचर के क्वेश्चन में बोला गया है इसमें कि जो फोटोन का वेवलेंथ है वो डबल है, ट्वाइस है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ के। तो पहले जो क्वेश्चन बोला है वो लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि फोटॉन्स वेवलेंथ इज ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ तक हम लोग को समझ आ गया। और क्वेश्चन में बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो वेलोसिटी है वो c/100 है। यहाँ पर c जो होगा वो स्पीड ऑफ लाइट होगा, जैसे होता है हमेशा c स्पीड ऑफ लाइट c/100। तो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें दोनों के एनर्जी का रेशियो हमसे कौन सा करेक्ट है ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन में ये डेटा दिया हो गया, इन्हीं डेटा के हेल्प से हमको सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमको जो दिया गया है हम वहां से स्टार्ट करते हैं। तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर वेवलेंथ दिया है तो ये होता है hc/e। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है hc/e। वैसे 2 टाइम्स। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा अगर वेवलेंथ दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका एनर्जी का फॉर्मूला होता है h² अपॉन h/√2 m k लिखते हैं। मैं इसको k ना लिख के एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, एनर्जी ऑफ फोटोन लिख देता हूँ, h/√2 m k। तो k की जगह e लिख दिया। ये दोनों की एनर्जी को मैंने ला लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि वेवलेंथ दिया था, एनर्जी का रेशियो निकाला था, एनर्जी के फॉर्म में ला लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल। ओके, अब ध्यान से देखिए तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो e का c का स्क्वायर, e p का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और √2m, ये तो रूट है तो बाहर बस आएगा। ठीक है, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद और क्या कर सकते हैं हम। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं देखते हैं भाई। तो पहले ना एक काम करता हूँ, ई को ऊपर ले जाता हूँ, डिवाइडेड बाय ई पी का स्क्वायर हो जाएगा, और सी स्क्वायर को नीचे ला लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय एम सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, जो 2 है उसको नीचे ला दूंगा, 2 को नीचे लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, एम सी, और यहाँ पर आ जाएगा 1/2। जो 2 है ऊपर में था उसको मैंने सबसे नीचे में ला लिया, तो क्या हो गया 1/2। अब इसको अगर मैं हाफ mv² लिख दूं
तो मैं इसकी जगह इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लिख सकता हूँ, इसकी जगह इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखिए, 2 को मैंने नीचे लाया और ये हो जाएगा 1/2m और c का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैं कर देता हूँ 100। तो मैंने 100 का स्क्वायर कहीं ना कहीं इसमें क्या किया, देखो डिवाइड किया, तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब हाफ एम वी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर को एक साथ लिख सकते हैं हम लोग सीधा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 10⁴ ऐसा लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो सॉल्व करते करते हम लोग कहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो जहां पर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन का स्क्वायर आया था लास्ट हमारे पास, और इस साइड को सॉल्व करते करते हम कहाँ पर पहुंचे, 1 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 10⁴ तक पहुंचे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उधर भेज देते हैं तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी स्क्वायर हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा। अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ फोटोन पूछा है ना कि स्क्वायर पूछा है, तो स्क्वायर है तो एक साथ लिख देता हूँ स्क्वायर, और यहाँ पर 10⁻⁴ हो जाएगा। अब स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, तो 10⁻⁴ का रूट हो जाएगा, और रूट से क्या बाहर आ जाएगा, 10⁻�2 बाहर आ जाएगा। तो यही हमको क्वेश्चन में पूछा गया है। थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ध्यान से समझ के बनाएंगे तो बन जाएगा। दोनों के वेवलेंथ को पहले जो बोला गया था मैंने वो लिख दिया, फिर वेवलेंथ से मुझे एनर्जी निकालने बोला था, इसलिए मैंने वेवलेंथ का एनर्जी के फॉर्म में लिख दिया। एक तरफ रूट था, एक तरफ बिना रूट था, तो मैंने बोथ साइड स्क्वायरिंग किया तो मेरे पास जो एंड रिजल्ट आया वो कुछ इस तरह का आया था, 2/mc का स्क्वायर। अब मुझे ये स्क्वायर था, तो ये देख के समझ आ गया था कि इस स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ पर भी स्क्वायर लाना पड़ेगा। तो ये ऊपर था 2, तो इसको मैं जब नीचे लाया तो 1/2 हो गया, तभी तो ये फिर से ऊपर जाके 2 हो सकता है, तो 1/2 हो गया mc स्क्वायर। लेकिन एक्चुअल में वेलोसिटी तो c/100 है, तो मैंने c के नीचे 100 का डिवाइड कर दिया ताकि ये वेलोसिटी बन जाए, और इंटू 100 को मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो यहाँ से क्या हो गया, हाफ mv के स्क्वायर, ये पूरे को v बोल सकते हैं, तो उसकी जगह एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड आया तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर हो गया यहाँ पर बचा 10⁻⁴। इन दोनों का स्क्वायर किया, इधर जाके स्क्वायर रूट हो गया, 10⁻⁻2 आया। एक बार अच्छे से समझिए और अपने से बनाने का भी ट्राई कीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 रीड कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 21 रीड कर लिया होगा, बना भी लिया होगा, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 21 में मास डिफेक्ट दिया गया है और बाइंडिंग एनर्जी पूछा गया है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी पूछा गया है। तो हम सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो 21 में हमको पता है कि बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू होता है मास डिफेक्ट इंटू 931.5, और आंसर आता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये बाइंडिंग एनर्जी है, लेकिन क्वेश्चन में हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूछा है। पहले बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी 0.03 U AMU में है, तो AMU में रख देते हैं सीधा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 0.3 को मैं लिख सकता हूँ 3/100 कर सकता हूँ, इंटू 931.5 लिख सकते हैं। अब 3/100 में 100 को इस तरफ ले जाते हैं और इसे डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करूँगा तो 9.315 हो जाएगा। मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 3 × 9.3 भी लिख सकता हूँ। इतना क्लियर हुआ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है देखते हैं। तो 3 3 × 9 और 9 3 27.9 आ गया हमारा। ये आया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यह बाइंडिंग एनर्जी। अब हमको पूछा गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन तो क्या होता है, जितना मास नंबर होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि मास नंबर जो होता है वही न्यूक्लियॉन्स का नंबर होता है। ठीक है, तो हमारा है 27.9। और हीलियम की बात किया तो हीलियम का जो मास नंबर होता है वो होता है 4, वो दिया गया है, 4 दिया गया है, देखो क्वेश्चन में दिया गया है। तो सॉल्व करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 6 टाइम्स में जाएगा। और कितना बचेगा भाई, तो यहाँ पर बचेगा 3, तो यहाँ पर बचेगा 3 6 6 24 3, तो ये लगभग 6 बार में और जाएगा। तो और पीछे से एक के बाद पॉइंट है, तो पीछे के बाद पॉइंट लगा देते, तो ये आ गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन।
बाइंडिंग एनर्जी निकालने के बाद उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो स्टार्ट किया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है किसी पार्टिकल का, एक ही पार्टिकल है, पार्टिकल एक ही है लेकिन उसका पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है दो अलग अलग जगहों पे। मान के चलो कि ये कोऑर्डिनेट है x, तो 0 से लेके 1 तक इसका जो पोटेंशियल एनर्जी था वो था E0, और 1 के बाद इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है 0। ठीक है, और इसकी टोटल एनर्जी भी दी गई है, पार्टिकल का टोटल एनर्जी भी दिया गया है, टोटल एनर्जी भी दिया गया है पार्टिकल का, वो है 3E0। ठीक है, तो इन्हीं दो कोऑर्डिनेट्स में, मतलब जब 0 से x और 1 तक रहेगा, मतलब 0 से 1 तक रहेगा, तो इसका जो वेवलेंथ है वो क्वेश्चन ने बोला है λ1 है। और जब एक के बाद हम देखेंगे x कोऑर्डिनेट में, जब हम एक के बाद जाएंगे, मतलब ये कोई लाइन है, तो जब पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ तक पार्टिकल जो ट्रेवल कर रहा है उसका वेवलेंथ λ1 है, और जब इसके बाद निकलेगा तो इसका वेवलेंथ λ2 है। तो दोनों का रेशियो पूछा गया है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखते हैं कि पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया λ1 बाय λ2। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इसका फॉर्मूला होता है K2 बाय K1, K2 बाय K1, ये फॉर्मूला होता है। तो मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा वेवलेंथ का रेशियो क्या है। तो टोटल एनर्जी 3E0 है, तो टोटल एनर्जी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पहले केस में लिखते हैं, केस वन में। ठीक है, केस वन में टोटल एनर्जी तो 3E0 ही है, पार्टिकल का टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना है जी, तो पोटेंशियल एनर्जी E0 है, तो K1 कितना हो जाएगा, तो K1 यहाँ से निकालोगे तो 2E0 हो जाएगा। वैसे केस टू में देखिए सेकंड नंबर में पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो 3E0, टोटल एनर्जी 3E0। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब K2, तो K2 का वैल्यू आ जाएगा 3E0। तो मुझे K1 और K2 दोनों पता चल चुका है। क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बट थोड़ा सा आप एक बार पैटर्न समझ ले तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। K1 K2 पता चल चुका है, तो यहाँ पर λ1 बाय λ2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, K2 क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ पर K2 है 3E0 और ये है 2E0। E0 क्या हो गया, कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 3/2। रेशियो में है इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 समझ आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 23 रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 रीड किया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बस ये पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है। एटम्स के चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है और जो टोटल एनर्जी होता है दोनों निगेटिव में होता है, वहीं काइनेटिक एनर्जी किसमें होता है, पॉजिटिव में होता है। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी का 2 गुना होता है। तो इसका रिलेशन ध्यान रखिए भाई कि U बराबर होता है -2 के। वहीं अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में पूछे तो ये 2E होगा, इसमें माइनस नहीं आएगा क्योंकि दोनों का माइनस माइनस में होगा तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 2 टाइम्स होता है। वही मुझे टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में पूछे तो मैं वही लिखूंगा E इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ K, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, ये मैंने तीनों टाइप से आपको रिलेशन बता दिया कि और कौन कौन से तरीके से पूछ सकता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 में मुझे मोमेंटम निकालने बोला है, संवेग निकालने बोला है। तो P इक्वल टू होता है h बाय लैम्डा, P इक्वल टू होता है h बाय लैम्डा। ठीक है, ऐसा यूनिट में P का h का वैल्यू होता है 6.634 इंटू 10⁻34 और लैम्डा दिया गया है 0.01 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का जो हम कन्वर्ट करें मीटर में तो 10⁻10 होता है। तो P इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो 6.6 इंटू 10⁻34 को रहने देते हैं, 34 को माइनस को, और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो पॉइंट के बाद 2 और 0 है तो इसको अगर मैं 1 लिखूँ तो 10⁻12 हो जाएगा। अगर 12 ऊपर गया तो इसका आंसर आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻+12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 34 में 12 गया तो कितना हो जाएगा -12 प्लस 12 हो जाएगा, तो 2 और 1 10⁻12 आ जाएगा। इतना आ जाएगा मेरा मोमेंटम। ठीक है, क्वेश्चन में ना h का वैल्यू रखने नहीं बोला था, हम लोगों ने h का वैल्यू रख दिया, कोई बात नहीं, h को h ही रहने देते हैं। और लैम्डा को क्या रख सकता हूँ मैं, 10⁻12 रख सकता हूँ, तो ऊपर जाके 10⁻+12 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में तो बहुत इजी था, ये दिया हुआ था, ये हमारा आंसर था, तो ये तो बहुत इजी था, इसको बना सकते थे। बस फॉर्मूला पता होना था h बाय लैम्डा। h का वैल्यू रखने भी नहीं बोला था, हम तो रख कर निकाल लिए। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ।
यहाँ से क्लियर हो चुका है। -12 ऊपर जाके +12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 22 आता है, 22 आता है ऐसे में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। 34 में 12 गया था तो -22 बचता, ठीक है। और एज ए अगर h ना रखे तो +12 आता है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में ना एक ट्रायंगल दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल। आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, तो राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है जिसमें बी पर राइट एंगल बनाते हैं, मतलब कोई समकोण त्रिभुज है, बी पर 90 डिग्री बना रहा है और tan a का वैल्यू √3 दिया गया है। अगर tan a का वैल्यू √3 दिया गया है मतलब a का वैल्यू कितना आ रहा होगा 60 डिग्री, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए कि tan a √3 कब होता है, जब tan 60 होता है 60 डिग्री में, तो a का वैल्यू 60 डिग्री दिया गया है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो जहां पर 90 डिग्री बन रहा है उसको b बोल देते हैं, किसी एक को a बोल देते हैं, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो जो c वाला पॉइंट है वो 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? c का वैल्यू पता चल गया 30 डिग्री है। अब cos a cos c sin a माइनस sin c, इसको सॉल्व करके देखते हैं ना, ठीक है। तो cos a तो cos a क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री, तो cos 60 क्या होता है 1/2, ठीक है। और cos c क्या हो जाएगा हमारा, cos c क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री, ये होता है √3/2। ऐसे ही हम sin a और sin c भी निकाल सकते हैं। और पूरे वैल्यूज को पुट करने के बाद आप देखेंगे कि cos a हो गया हमारा 1/2 इंटू √3/2 माइनस sin a क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मतलब √3/2 और sin c का वैल्यू है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0। यहाँ तक क्लियर हुआ? 25 क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इजी था। tan a से हमने a का वैल्यू निकाल लिया, b तो हमको पता ही था। टोटल जो होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होता है, तो ये 60 है, ये 90 है, ये 30 डिग्री हो। एक बार एंगल पता चल गया तो वैल्यू पुट किया हूँ, बस आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 रीड करने पर पता चलता है कि हमको निकालने क्या बोला है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मतलब हमको एंगुलर मोमेंटम निकालने बोला है। हिंदी में बोले तो कोणीय संवेग निकालने बोला है। बोहर के ऑर्बिट में जो हम MVR लिखते हैं, एक्चुअल में पूरा टर्म एक साथ क्या है, एंगुलर मोमेंटम ही है, कोणीय संवेग ही है, और ये होता है NH/2π। अब इस क्वेश्चन में हमको सेकंड ऑर्बिट में निकालने बोला है, तो n का वैल्यू क्या रखना है भाई, यहाँ पे n का वैल्यू हम लोग रख देंगे 2, स्मॉल n का वैल्यू रख देंगे 2। जब स्मॉल n का वैल्यू 2 रख देंगे तो 2h/2π हो जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा h/π हो जाएगा, h/π, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में हमको रिलेशंस पूछा गया है, तो एक बार देखते हैं क्या क्या रिलेशन पूछा गया है। तो फर्स्ट में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 27 के फर्स्ट में एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। एक बार लिख के देखते हैं, MVR क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होता है क्या, NH/2π। तो ये पूरा टर्म देखा जाए तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया, गलत। सेकंड, लीनियर मोमेंटम मतलब रेखीय संवेग, रेखीय संवेग किसको बोलते हैं, सिर्फ mv को, तो mv इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, और r को हम इधर भेज देते हैं तो स्मॉल n डिवाइडेड बाय r हो जाएगा। आपको पता होगा कि जो r है वो रेडियस है, और रेडियस जो होता है वो क्या होता है n² होता है, n² होता है। तो r की जगह हम रख देते हैं n डिवाइडेड बाय n²/z। तो सबसे नीचे में z आएगा तो वो z ऊपर में चले जाएगा। z को लिखने का कोई मतलब भी नहीं क्योंकि n के टर्म्स में ही पूछा है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये 1/n हो जाएगा। तो mv इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, और यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये क्वेश्चन में इसी फॉर्म में दिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि लाइमन सीरीज, अगर लाइमन सीरीज के बारे में बोला गया है, 3:1 मतलब लाइमन सीरीज होता है। 28 रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 में 3 से 1 जा रहा है और वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकाल रहा है, तो इंफ्रारेड के लिए वो कौन सा ट्रांजिशन करेगा। तो आपको एटम चैप्टर का थोड़ा ये याद होना चाहिए कि 1 2 3 4 जब वो फर्स्ट में आता है तो वो यूवी निकालता है, फर्स्ट में आता है तो क्या निकालता है, यूवी। जब वही वो सेकंड नंबर में आता है तो वो निकालता है विजिबल, और जब वो थर्ड नंबर में आता है 1 2 3 कहीं से थर्ड नंबर में आता है तो वो निकालता है IR।
ठीक है। ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि बाकियों के लिए एनर्जी गैप अलग अलग होता है। बाकी इसमें फर्स्ट में आ रहा है तो यूवी दिया है, इसका मतलब हाइड्रोजन के लिए ले सकते हैं। तो जिसमें भी ये थर्ड में आ रहा होगा वो IR होगा। किस देखो, फर्स्ट में आता तो यूवी, सेकंड में आता तो विजिबल, और हमारा थर्ड में आ रहा है तो IR। देखते हैं इसमें कौन से नंबर में थर्ड में आ रहा है। तो थर्ड में आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में 4 से 3, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 रीड कीजिए भैया और एक बार ट्राई कीजिए बनाने का। क्वेश्चन नंबर 29 रीड किया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमको टोटल एनर्जी दिया हुआ है और काइनेटिक एनर्जी पूछी। अगर किसी स्टेट में जो टोटल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होता है, बस साइन अलग होता है। टोटल एनर्जी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ये भी 13.6 होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। आंसर हमें जूल में पूछा है, बस मल्टीप्लाई ही करना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 16 × 10⁻⁻20 से। मल्टीप्लाई करो, 16 6 96, रेस्ट 9, 16 3 48, 48 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 57, आ गया 5, 16 1 60 और 5 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 21। पीछे से एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट लगा देते 10⁻⁻20। इसको और कैसे लिख सकते हैं भाई, तो इसको लिख सकते हैं 2.176। तो पॉइंट को मैंने 2 आगे बढ़ाया तो इसमें 10⁻⁻20 में +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, जब भी हम लेफ्ट साइड में आते हैं तो इधर पावर में पॉजिटिव ऐड होता है, तो 2.17 इंटू आ जाएगा 10⁻⁻18 जूल में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो सेमीकंडक्टर चैप्टर का है, रेक्टिफायर से रिलेटेड है। तो आप याद रखना कि जब भी हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं वो फ्लक्चुएटिंग डीसी होता है। तो कैपेसिटर जो है वो फिल्टर का काम करता है, फिल्टर का काम करता है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 30 में याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 अपने से ट्राई कीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 31 में कौन सा ग्राफ करेक्ट है बोला गया है, न्यूक्लियाई चैप्टर का है। ये कौन सा चैप्टर का है, न्यूक्लियाई चैप्टर का है। तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ग्राफ अपने पीक पे, मैक्सिमम पॉइंट पे मास नंबर 56 में होता है, आयरन के लिए होता है। ठीक है, तो वो तो ऑप्शन नंबर 1 में है, तो हम पहचान सकते हैं। और आप बाकी बुक में देखेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह बना होता है, ऐसे रहता है। और ये जो पीक पे है, ये जहां पर पीक में पहुंचता है वो एट 56 पे रहता है। तो हम ऐसे बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एक बार क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए और देखिए कि क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में कुछ ऐसा ग्राफ दिया गया है लॉजिक गेट का। अब लॉजिक गेट में देखते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पर जा रहा हूँ आगे, तो यहाँ पर एंट्री ए से हो रहा है, लेकिन जब मैं बी में जा रहा हूँ तो बी का बार आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए प्लस बी का बार आ गया। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे बी है, बस बी है, बी में आ गया। वैसे ही जब मैं यहाँ से नीचे उतर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या है, ए का बार है। जब यहाँ पे अंदर घुस रहा हूँ तो ए का बार है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए का बार इंटू बी। ये नैंड गेट है, ये सॉरी एंड गेट है और ये और गेट है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे +1। ये फिर से एंड गेट आ गया, तो यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई होगा। तो ए प्लस बी का बार डॉट ए का बार इंटू बी, ये हमारा वाई आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये हमारा फाइनल आउटपुट आया है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है देखते हैं। वाई कुछ तो आ जाएगा ए प्लस बी का बार, ए का बार इंटू बी, ये आ जाएगा। अब हम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए का बार बी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इंटू ए का बार इंटू बी, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करते तो बी का बार इंटू ए का बार इंटू बी। हमको पता है कि ए का बार 0 होता है, तो इस पूरा 0 आ जाएगा। यहाँ पर बी और बी का बार है तो ये भी क्या होता है, 0 होता है। बी और बी का बार, ए और ए का बार, तो ये 0, तो ये पूरा 0 बना दे, इसमें भी 0 बना दे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 33 रीड कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम विल इंक्रीज बाय, मतलब ये पूछा गया कि एंगुलर मोमेंटम जो है हाइड्रोजन का वो कितना इंक्रीज होगा। हिंदी में बोले तो संवेग कितने से बढ़ेगा, ये पूछा गया है। तो बढ़ेगा मतलब होता है कि अभी क्या है और पहले क्या था, यही पूछा गया। एल से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, तो L2 - L1 बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले कौन से कितने एनर्जी के साथ था, तो वो था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। आपको पता है इतने एनर्जी के साथ वो N1 में बैठता है।
अब उसको आपने कहीं से क्या दे दिया, कितना एनर्जी दे दिया, कहीं से कितना एनर्जी दे दिया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पता होगा कि अगर आपने उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, 13.6 पहले से था, 10.2 दे दिया प्लस, तो टोटल कितना हो जाएगा, -3.4 हो जाएगा। तो वो कहां पर जाके बैठ जाएगा, अब उसका एनर्जी -3.4 हो जाएगा, -3.4। अब इस टाइम में कहां पर जाके बैठ जाएगा, n बराबर 2 में। तो एक बार एक बार ये n बराबर 1 में था, एक बार n बराबर 2 में था। अब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम होता है nh/2 और ये भी हो जाएगा nh/2। लेकिन ये सेकंड नंबर का है, ये फर्स्ट नंबर का है, दोनों में बाकी सब चीज कांस्टेंट है, बस यही अलग है। तो सेकंड नंबर में हम देखा जाए तो यहाँ पर 2h/2 है और यहाँ पर देखा जाए तो 1h/2 है। डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख देते हैं, और 2h में से 1h गया तो क्या बचेगा, h बचेगा। ओके, 2h में से 1h गया तो h बचेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो h का वैल्यू होता है 6.634 × 10⁻34 डिवाइडेड बाय 2 × 3.14, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, लगभग 2 बार में जाएगा, लगभग 2 बार में जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10⁻34 आएगा। ओके, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया होगा तो वेल एंड गुड है, यहाँ तक हमको पता होना चाहिए। और इसको यूनिट अगर मैं लिखना चाहूँ तो जूल सेकंड लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, जूल सेकंड लिख सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 रीड कर लिया होगा, आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में हमको पूछा गया है कि कितना मास रिक्वायर्ड है अगर पावर है 500 मेगावाट और टाइम है 1 आवर। तो पावर और टाइम दिया गया है और मास के रिलेटेड पूछा गया है, न्यूक्लियाई चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आपको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए तुरंत कि पावर इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम। लेकिन इसमें तो मास कहीं पर है नहीं सर, फिर क्या यूज करें फॉर्मूला, तो पावर इक्वल टू एनर्जी की जगह लिख देते हैं डेल m c² डिवाइडेड बाय टाइम। पावर कितना है, 500 मेगावाट, तो ऐसे यूनिट में 500 × 10⁻6 रखेंगे। डेल m हमको निकालने बोला है, वो केजी में ही आएगा क्योंकि सब ऐसा यूनिट में। c का स्क्वायर डायरेक्ट पता होना चाहिए, c होता है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸। तो c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 9 और 10⁸ का 10⁸16। और टाइम क्या है, 1 घंटा है। सेकंड ऐसा यूनिट होता है, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 × 60। इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है, क्या कैसे क्या हिसाब किताब है। तो 3 से 3 बार में जाएगा, 3 से 20 बार में जाएगा, 3 से 1 बार में जाएगा, 3 से 20 बार में जाएगा। यहाँ तक समझ आया। डेल m निकालना है, बाकी इधर इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो 5 ये कितना हो जाएगा, 10⁸8। ये 20 × 20 क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 400। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, डेल m इक्वल टू 10⁻16 ये बचा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पंचा 20 हो जाएगा, ये 20। तो ये और कितना हो जाएगा, 2 जीरो और है तो 3 जीरो हो जाएगा। इसको एक साथ लिखो तो 10⁻11 लिख सकता हूँ। ये -16 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल m आ जाएगा। तो 11 - 16 क्या हो जाएगा, देखो 11 - 16 हो जाएगा हमारा 10⁻5 kg। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻5 kg, 2 × 10⁻5 kg। ऑप्शन नंबर 1 है, चेक कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए। ये पूछ रहा है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, n-1 × n डिवाइडेड बाय 2। ये ऐसा लिख सकते हैं, पहले n को लिख दो, स्मॉल n, n-1 डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज पुट करो, 5 - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 × 4 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में हमको 1 kg से जितना मास प्रोड्यूस हो सकता है उतना पूछा है, जबकि जो कन्वर्जन रेट है उसकी एफिशिएंसी दिया है 0.3%। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ सकते हैं। तो हमको सिंपल सा बताइए सर, E इक्वल होता है mc का स्क्वायर और एफिशिएंसी दिया होगा तो एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय 100। ये एफिशिएंसी ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो E इक्वल क्या हो जाएगा, देखो E इक्वल क्या हो जाएगा, m क्या हो जाएगा 1 kg, तो इसको 1 ही रख देते हैं। C के स्क्वायर मतलब 9 × 10⁻60 और 0.3 डिवाइडेड बाय 100 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो E इक्वल क्या आ जाएगा, देखो 9 × 10⁻16 और इंटू 3 और इसका पॉइंट नीचे आ जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 = 27 इंटू 10⁻, ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। 16 - 3 क्या हो जाएगा 13। और इसको और लिखना चाहेंगे तो 2.7 × 10⁻14 ही लिख सकते हैं। आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा।
यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 से 41 बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया है द डिस्टेंस बिटवीन टू भिलाई रेलवे स्टेशन एंड गरियाबंद रेलवे स्टेशन इज 120 किलोमीटर। तो भिलाई से गरियाबंद रेलवे स्टेशन का जो डिस्टेंस है 120 किलोमीटर है, और ऐसा मानते हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ट्रेन है। ठीक है, तो उसके बाद बोला गया है कि जो ट्रेन है वो एक्सेलरेट होता है, मतलब जब ट्रेन अपनी स्पीड बढ़ाता है तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन जब ट्रेन अपने आप को रोकना चाहता है तो ये है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन में दिया गया है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। तो पूछा गया है कि कितने मिनिमम टाइम में, क्वेश्चन नंबर जो 37 है उसमें बोला गया है कितने मिनिमम टाइम में यह ट्रेन भिलाई से गरियाबंद पहुंच सकते हैं, मतलब कम से कम समय में क्या हो जिससे भिलाई से गरियाबंद पहुंच सके। ऐसे क्वेश्चन में मैं बताता हूं कि जब भी हमको मिनिमम टाइम बोलेगा तो हम ये चाहेंगे कि हमारा ट्रेन कभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी में मत चले, मतलब उसका स्पीड हमेशा बढ़ते रहे, या तो स्पीड हमेशा बढ़ते रहे या तो वो रुकने के समय स्पीड तुरंत घटाते रहे, या तो बढ़ाए या तो घटाए, कांस्टेंट स्पीड में मत चले। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस में ग्राफ बनाना बहुत अच्छा है, वीटी ग्राफ बनाते हैं, वीटी ग्राफ से बनेगा। तो ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है मिनिमम टाइम। ठीक है, मैं ग्राफ बना रहा हूँ तो पूरे क्वेश्चन में काम आएगा 37 to 41 में। सबसे पहले वीटी ग्राफ बनाते हैं। वीटी ग्राफ, आपको वीटी ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए, बहुत काम आता है वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ में जो स्लोप होता है वो शो करता है एक्सेलरेशन। तो जाने के टाइम आप देख रहे होंगे कि जब गाड़ी एक्सेलरेट होता है, मतलब जब अपनी स्पीड बढ़ाता है, त्वरित होता है, तो वो 2 है, लेकिन जब मंदित होता है तो 6 है। त्वरित 2 से होता है, मंदित 6 से होता है। तो त्वरित धीरे धीरे होगा, मतलब स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन रुकेगा सडनली। ठीक है, तो क्या हुआ होगा, पॉइंट ए से बी तक वो एक्सेलरेटेड हो रहा है। कैसा हो रहा है? एक्सेलरेटेड। और यहां से यहां तक क्या हो रहा है? रिटार्डेड। तो एक्सेलरेटेड हो रहा है, रिटार्डेड हो रहा है, ऐसा हो रहा है। वेलोसिटी टाइम है, तो जहां तक एक्सेलरेट हो रहा है वहां तक इसकी स्पीड क्या होगी मैक्सिमम। ये सब आपको सीखना पड़ेगा। आपको ये पता, ये देखो ये टाइम है, ए से बी और बी से सी। ठीक है, आपको टाइम के बारे में भी सीखना पड़ेगा। देखिए ध्यान से मैं बताता हूँ, जब भी किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के बारे में दिया हो कि वो 0 से अपनी स्पीड स्टार्ट किया और वापस अपनी स्पीड को 0 कर लिया, कहीं ना कहीं देखिए वेलोसिटी ए में 0 था, ट्रेन चलना स्टार्ट हुआ 0 से और वापस जब रुकेगा गरियाबंद में तो वो अपनी स्पीड क्या करेगा? 0। जब भी 0 to 0 हो, जब भी क्या हो? 0 to 0 हो, स्पीड क्या हो? स्पीड 0 to 0 हो, तो रिलेशन जो होता है देखो, एक्सेलरेशन a1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन a2, ये जो होता है t2 बाय t1 होता है। ठीक है, तो पहले वाले केस में मान के चलो एक्सेलरेशन a1 था, पहले वाले केस में एक्सेलरेशन a1 था, फिर जब ये रुका है तो एक्सेलरेशन a2 है। जो रिटार्डेशन है, मतलब मंदन है, मंदन भी एक तरह का त्वरण ही है, ऋणात्मक त्वरण है। ठीक है, तो a1 बाय a2 ये फॉर्मूला याद रखना भाई, कब लगा सकते हैं? जब 0 से स्टार्ट हो, 0 में खत्म हो किसी का स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? देखो तो a1 है मेरा 2 और a2 है 6, तो t2 बाय t1। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं कि t2 जो है वो है 2t। ठीक है, या इसको एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 t2 बाय t1। तो t2 को अगर मैं 1t लिखूंगा, 1t, तो t1 क्या हो जाएगा मेरा? 3t। देखो सीखना जरूरी है, थोड़ा लेंथी है, 3t है, 3t। तो यहाँ पर समय क्या हो गया? देखो वीटी ग्राफ बनाया, मैं कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं चाहता, पूरा एक्सेलरेट हुआ फिर पूरा रिटार्डेड हुआ, बीच में कहीं भी प्लेन लाइन नहीं है, कांस्टेंट लाइन नहीं है। तो यहाँ पर टाइम कितना लगा है? देखो t1, ये t1 है, तो t1 कितना है जी? 3t। ठीक है, जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन का तो टाइम ज्यादा लगेगा। और t2 कितना है यहाँ पर? t बस है। ये ग्राफ ही हमारा मेन है। ठीक है, यह तो क्लियर हुआ। अब एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या शो करता है? एरिया ऑफ वीटी क्या शो करता है हमारा? डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट शो करता है, डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ पीटी हमारा शो करता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ध्यान समझिए और ध्यान से देखिए, ध्यान से। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया। तो दो एरिया है यहाँ पर, दो ट्रायंगल है, एक और दो। ठीक है, एक ट्रायंगल ए से बी तक बन रहा है, एक ट्रायंगल बी से सी तक बन रहा है। तो एक ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ। बेस कितना है इसका 3t, और इसका हाइट कितना है v मैक्स, इसका हाइट कितना है v मैक्स, प्लस एक और ग्राफ है हाफ, बेस कितना है t, और यह है v मैक्स। यहाँ तक समझ आए। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं हाफ दोनों जगह है। ठीक है, दोनों जगह हाफ है, दोनों जगह v मैक्स है। तो सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, देखो ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 0.5, ये 1.5 3 और ये 1.5, ये 0.5। तो 1.5 tv मैक्स प्लस 0.5 tv मैक्स। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट तो क्वेश्चन में दिया हो गया 120 किलोमीटर, तो 10⁻³ इसको रख सकते हैं 120 किलोमीटर। 1.5 और 0.5 क्या हो जाएगा 2tv मैक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ से देखा जाए तो v मैक्स इंटू टी हमारा आ चुका है। इसको करेंगे तो 6 इंटू 10⁴ लिख देता हूँ, ये आ चुका है मेरा। लेकिन क्वेश्चन में ना मुझे टी पूछा है, टाइम पूछा है। अभी तो मुझे v मैक्स ही नहीं पता, तो मैं टाइम कैसे निकालूं। तो मैं ना a से b तक को सॉल्व करता हूँ, a टू b को सॉल्व करता हूँ। a टू b में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। a टू b में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। फाइनल वेलोसिटी हमको पता नहीं, v मैक्स है, हमने v मैक्स बोला है, मैक्स होगा वहां पर। और एक्सेलरेशन है मेरा +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और टाइम कितना लगा है, तो टाइम लगा है वहां पर 3t। टाइम कितना लगा है देखो 3t, तो t की जगह मैं क्या लिख दूंगा 3t। यहाँ तक क्लियर हुआ, 3t लिख दूंगा। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो v इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, u प्लस at, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो v का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ भाई, v इक्वल टू u प्लस at। तो v मैक्स हो गया, और इनिशियल स्पीड 0 है, तो और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 2 इंटू 3t। तो v मैक्स कितना आ गया हमारा 60। v मैक्स कितना आ गया हमारा 60। अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे v मैक्स 60 रख दूं, यहाँ पे अगर मैं v मैक्स का वैल्यू रख दूं 60, तो मैं इसके आगे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, इसके आगे मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो v का वैल्यू आ गया है 60, यहाँ पर 60 रखूंगा तो 6t का स्क्वायर हो जाएगा, 6t का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जगह नहीं है मेरे पास, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमारा क्या आ गया, v मैक्स इक्वल टू 60। तो इक्वेशन 1 में अगर मैं रख दूं, इक्वेशन 1 में v मैक्स की जगह 60 रख दूं, तो हो जाएगा 60 का स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 10⁴। 6 कैंसिल हो गया, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा देखो, t का वैल्यू आ जाएगा 100 सेकेंड। t का वैल्यू 100 सेकेंड आएगा, t का वैल्यू 100 सेकेंड आएगा। अगर t 100 सेकेंड है तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, देखिए 3t प्लस t, मतलब टोटल टाइम 4t लग रहा है। टोटल टाइम कितना लग रहा है 4t। टोटल टाइम अगर 4t लग रहा है तो आंसर हो जाएगा 400 सेकेंड। टोटल टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे, टोटल टाइम कितना है 3t प्लस t, मतलब 4t। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा 400 सेकेंड। तो इसका आंसर आ जाएगा 400 सेकेंड। थोड़ा सा लेंदी है बट आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व हो चुका है। आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 38 भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 38 भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है कि मैक्सिमम स्पीड अचीव बाय द ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 37 नोट कर लिया होगा, तो 38 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में v मैक्स पूछा गया, v मैक्स पूछा गया। तो v मैक्स कितना है मेरा 60 है। ठीक है, और t का वैल्यू कितना है मेरा 100, तो ये हो जाएगा 600 मीटर पर सेकंड। लेकिन मुझे पूछा गया है कि इसमें किलोमीटर पर आवर में। आपको पता होगा कि किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं सर। तो सर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाता है 18/5 से।
तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा V max आ जाएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। सीधा सॉल्व करके मैं बता देता हूँ आंसर कितना आएगा इसका। 2160 किलोमीटर पर आवर आएगा। ये हमारा 38 है। आप एक कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन में क्या होगा, अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बाकी सब तुरंत हो जाएगा। पहला क्वेश्चन लेंदी था, फिर से 38 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए इसी का। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें पूछा गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है? 39 एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई? तो 120 किलोमीटर है। किलोमीटर को 10⁻³ लिखते हैं। और टाइम कितना लगा है? तो टाइम लगा है 400 सेकेंड्स। 400 सेकेंड्स। तो ये तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 4 से 3 बार में जाएगा, तो 3 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10। इसको अगर मैं फर्दर लिखूं तो 300 मीटर पर सेकेंड। 39 भी हमारा सॉल्व हो गया। 39 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछे हैं? तो कितने टाइम तक ये एक्सेलरेट हुआ है, कितने टाइम तक ये रिटार्डेड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है कि कितने टाइम तक इसका स्पीड बढ़ा है और कितने टाइम तक इसका स्पीड घटा है। तो दिख ही रहा है 3t तक ये बढ़ा है स्पीड, 3t तक इसने स्पीड बढ़ाया और t टाइम में इसने स्पीड कम किया। तो t का वैल्यू 100 आया, तो यहाँ पर 300 सेकेंड्स और ये हो जाएगा 100 सेकेंड। ये हमारा आंसर है। स्पीड बढ़ाया है 300 सेकेंड तक और ये स्पीड घटाया है 100 सेकेंड तक। तो t का वैल्यू 100 आया था। क्वेश्चन नंबर 40 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 41 पूछे कि कितना डिस्टेंस इसने जाने के टाइम, मतलब स्पीड बढ़ाने के टाइम कितना स्पीड कवर किया और कितना डिस्टेंस कवर किया है जब ये एक्सेलरेट हो रहा था और कितना डिस्टेंस कवर किया है जब ये एक्सेलरेट हो रहा था या रिटार्डेड हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 41 एक बार सॉल्व करके देखो, बताता हूँ फिर मैं। देखिए 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए भाई। तो यहाँ पर 3t आया था, 3t मतलब होता है 300, ठीक है। यहाँ पर t आया था मतलब ये था 100, ठीक। और ये आ गया था हमारा कितना, ये कितना आया था जी हमारा, ये हमारा आया था 600 मीटर पर सेकेंड। 600 मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट में देखे तो, और ये सेकेंड में, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस पूछा है हमको, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ, बेस कितना है 300 और हाइट कितना है 600। वैसे इसका निकालो तो ये कितना हो जाएगा? हाफ, बेस कितना है 100 और हाइट कितना है 600। ये जो डिस्टेंस है S1 और ये डिस्टेंस है S2, ये दोनों हमारा आएगा किसमें? मीटर में, क्योंकि सब ऐसा यूनिट में है। तो इसको 18 तो करूंगा तो 18 का आता है 9, 1 2 3 4। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? 6 का आता 3, 1 2 3 4। ये मीटर में है। किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? किलोमीटर में हो जाएगा 90 किलोमीटर और यहाँ पर हो जाएगा 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। टोटल 120 किलोमीटर है। तो 90 किलोमीटर तक इसने अपनी स्पीड बढ़ाई, फिर स्पीड क्या किया? 30 किलोमीटर तक कम किया। आपको समझना पड़ेगा, ये ग्राफ थोड़ा लेंथी है बट क्वेश्चन अच्छा है, तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 बड़ा ही आसान प्रश्न है। एनर्जी ऑफ फोटोन दिया गया है। अगर एनर्जी ऑफ फोटोन दिया गया है तो हमको निकालने बोला है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन, मतलब फोटोन की ऊर्जा दी गई है और हमको रेखीय संवेग निकालने कहा गया है। रेखीय संवेग सुनते ही ड्यूअल नेचर का क्वेश्चन है, P = h/λ याद आता है, लेकिन ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। क्यों ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा? क्योंकि
इस फॉर्मूले में लैम्डा चाहिए होता है और लैम्डा हमारे पास नहीं है, तो हम लिख सकते हैं E इक्वल टू PC। तो E का वैल्यू कितना है 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10 टू द पावर 6 कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। P की जगह P रखते हैं और C का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ तक हमको समझ आ गया है। तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए इधर क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पर क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 में से 8 गया 10 टू द पावर माइनस 2। यूनिट क्या हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर पर सेकेंड। इसको और कैसे लिख सकते हैं तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड पर मीटर भी लिखा जा सकता है। 42 बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ लिया होगा। इसमें एक लैंप का जिक्र किया गया है, सोडियम लैंप का, जिसका पावर है 100 वॉट। 100 वॉट मतलब होता है कि कितने जोर से ब्राइट करेगा, तो 100 वॉट का पावर है, मतलब इतना ब्राइट करेगा। 200 का मतलब उससे ज्यादा ब्राइट करेगा। तो ब्राइटनेस को बताने के लिए हम लोग 100 वॉट लिखा गया है। इस लैंप में जो रे निकल रहा है, लाइट निकल रहा है, उसका वेव लेंथ है 589 नैनोमीटर। और इस लैंप को स्फीयर में रख देते हैं, तो यहाँ से स्फीयर से बाहर निकलने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला आप लोग को हमेशा से पता होता है कि सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला होता है पावर अपॉन एनर्जी। पावर अपॉन एनर्जी यही फॉर्मूला है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड का, पावर अपॉन एनर्जी। इफिशियंसी दिया होगा तो इफिशियंसी को मल्टीप्लाई कर देना, नहीं तो पावर अपॉन एनर्जी। इस क्वेश्चन में इफिशियंसी नहीं दिया था, पावर अपॉन एनर्जी इसका फॉर्मूला है। पावर अपॉन एनर्जी, पावर कितना है जी, तो पावर है हमारा, एक काम करते पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटॉन SC बाय लैम्डा होता है। और SC का जो SI यूनिट में अगर हम दोनों को वैल्यू को रख के सॉल्व कर दो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 होता है। आप ये चीज थोड़ा ध्यान रखें। H को 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 रखूंगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 रखूंगा, तो सॉल्व करने से ये कुछ आता है। पावर कितना है 100 है। मैं क्या बोलता हूँ 589 को मैं 600 मान लेता हूँ। 500 कितना मान लेता हूँ 600। तो और ऐसा यूनिट में रखते तो 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 25 आ जाएगा माइनस में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं क्या आता है देखते हैं ना। तो 2 से कितनी बार में जाएगा 3 बार में, तो 300 हो जाएगा ये। तो 3 1 2 3 4, तो कितना बचेगा 10 टू द पावर माइनस 5 प्लस 4 माइनस 9 माइनस 5 बचेगा और ये प्लस 25 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया देखो 3 इंटू 10 टू द पावर 20, ये हमारा आंसर है। इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे। एक बार आंसर मैच कर लीजिए, कौन सा नंबर का ऑप्शन है, 3rd नंबर का। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 रीड कीजिए भाई, क्या लिखा हुआ है। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सर्टेन हाइट। किसी हाइट से ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं वेलोसिटी u से, तो इसको नीचे गिरने में लगता है 9 सेकेंड। इसी हाइट से जब इसको नीचे की तरफ फेंकते हैं वेलोसिटी u से, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है देखो, तो इसको कितना लगता है भाई पढ़ के बताइए। 4 सेकेंड। कितना लगता है 4 सेकेंड। देखिए लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी अपवर्ड फ्रॉम द सर्टेन हाइट ग्राउंड टेक्स फ्रॉम द ग्राउंड टेक्स 9 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड एंड इफ द सेम ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम हाइट टेक्स 4 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द। अब ये बोल रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा, आप क्वेश्चन पूरा पढ़िए। कितना टाइम लगेगा जब इसको सिर्फ यहाँ से हम लोग नीचे छोड़ देंगे, फेंकेंगे नहीं, बस यहाँ से छोड़ देंगे, मतलब u बराबर 0 हो जाए। तो इसका तो आप लोग ने पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स में, तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है कि यहाँ अगर टाइम t1 लगा है, यहाँ अगर टाइम t2 लगा है और यहाँ अगर टाइम t लगा है, तो t बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन t1 और t2। तो यहाँ पर क्या है 9 इंटू 4 है, तो कितना हो जाता है 36। तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा 36 का क्या आ जाएगा 6 सेकंड। तो आंसर क्या आ जाएगा 6 सेकंड। मतलब उतनी ही वेलोसिटी से ऊपर फेंके तो 9 सेकंड, नीचे फेंके तो 4 सेकंड। इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो तुम्हारा फ्रीली ड्रॉप मतलब फ्री फॉल का जो आएगा टाइम वो आ जाएगा 6 सेकंड। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 रीड कीजिए भाई। उसमें बोला गया है कि कोई साइकिलिस्ट है, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट P, सर्कुलर ग्राउंड में डायमीटर 2 किलोमीटर है, ट्रेवल कर रहे हैं along the circumference to the point S, the displacement of the cyclist, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो ये P है, क्वेश्चन में PQRS दिया गया है।
फटाक से करते हैं। पी क्यू आर एस तक गया है वो, तो डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है और इसका जो रेडियस है वो 1 किलोमीटर होगा, क्योंकि डायमीटर 2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर होगा। तो तुम ऐसे समझ सकते हो कि सर ये दोनों इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच का ये जो हम निकालेंगे ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, यही मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। ये आर है तो ये इनिशियल वाला भी क्या होगा, आर होगा। तो हाइपोटेनस मतलब कर्ण हाइपोटेनस, तो पी एस क्या हो जाएगा, √2r हो जाएगा, √2r। और आर का वैल्यू क्या है, 1 किलोमीटर, तो ये इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 किलोमीटर आ जाएगा। यहाँ तक हमारा 45 क्वेश्चन खत्म हुआ।